Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are meeting today for another session of प्रचंड. आज प्रचंड की एक और श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज ही हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जो हमने कल कुछ जुलाई माह के करंट अफेयर्स देखे थे उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे. उससे पहले दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज प्रचंड और आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करता हूं. प्रचंड इज द ओनली करंट अफेयर्स यू विल एवर नीड टू क्रैक योर एग्जाम. सो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स कैसे कवर किया जाए, हाउ टू comprehensively cover entire current affairs for the upcoming exam, ये हम प्रचंड में करते हैं. The target in प्रचंड is in the next 7 days, जो हमारे 7 days का एजेंडा है उसमें हम अगले महीने होने वाले एग्जाम के लिए पूरा का पूरा करंट अफेयर 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको कवर कर लें इन दीज 7 days. सो दैट वी हैव अगस्त का हमने ऑलरेडी कवर कर लिया. टुडे वी आर जुलाई का भी कुछ कुछ पार्ट कर लिया था, आज जुलाई को भी कंप्लीट करेंगे. दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू द क्लास, हाय गाइस, आई एम अक्षय. दोज ऑफ यू हु हैव not interacted with me, I am all India rank 154 and I belong to the 130th course of National Defense Academy. So ये जो क्लास आप देख रहे हैं, this is an free class. This class is for free. ये रोज शाम को 9:30 बजे होती है. It happens on Telegram. तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल है @SSB_success. तो अपार्ट फ्रॉम क्लास ऑल्सो हम वहां पे काफी सारी चीजें करते हैं. अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकता है. आप आपस में और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. प्लस आपको कोई भी पर्सनल प्रोफेशनल इश्यूज आ रहे हैं, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी हियर, और यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड. ओके, सो द टेलीग्राम चैनल जहां पे आप इस क्लास को लाइव देख सकते हैं 9:30 बजे, जहां पे ये क्लास लाइव होती है, दैट इज 9:30 PM पे. टेलीग्राम चैनल है @SSB_success. यहाँ पे आपको ये क्लास लाइव होती हुई मिल जाएगी. सो प्लीज गो एंड ज्वाइन द चैनल सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड ऑफ ऑल द फ्यूचर इनिशिएटिव्स. ओके, ठीक है. बिल्कुल, विजेंदर बोल रहे हैं क्लास को शेयर करें, तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ग्रुप को ज्वाइन कर लें एंड क्लास को शेयर करते रहें. ठीक है. सो आज हम वी वुड बी डूइंग विजन वाली ही करंट अफेयर्स का कुछ आगे का पार्ट. विजन का जो हमने पिछली बार करा था उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ नया पार्ट डिस्कस करेंगे. एक बार क्विकली देख लेते हैं कल जो हमने विजन का देखा था, व्हाट वी हैड सीन यस्टरडे. सो हमने न्यूज इन शॉर्ट विजन का स्टार्ट किया था. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, करंट अफेयर्स को हम दो हिस्सों में प्राइमरली टारगेट कर रहे हैं. एक विजन आईएएस की मदद से हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा जो क्लाउड अफेयर्स की मैगजीन है, दिस इज प्राइमरली टारगेटेड फॉर एसएससी आईबीपीएस काइंड ऑफ एग्जाम्स, एंड दिस इज प्राइमरली टारगेटेड फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जाम्स. सो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं वो इन बोथ द कैटेगरीज से आते हैं. तो जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स है, वो यहाँ से आ जाता है हमारा, और जो और बेसिक कंसेप्चुअल सवाल है वो यहाँ से आ जाते हैं. तो हमें दोनों ही कैटेगरी का बेस्ट निकालना है, और इस बेस्ट को हम प्रचंड के माध्यम से पढ़ रहे हैं. तो प्रचंड के बाहर से करंट अफेयर्स आने के चांसेस इसलिए भी कम है बिकॉज अपार्ट फ्रॉम यूजिंग द फिल्टर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम जो बेस्ट अवेलेबल मटेरियल, यूजुअली मार्केट में पॉपुलर मटेरियल है, उससे इंफॉर्मेशन को भी सीक्वेस्टर कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे एक और शब्द मैंने यूज किया, जरा इसका वोकैब में मतलब बता दो. व्हाट डू वी मीन बाय सीक्वेस्टर? तो इंग्लिश भी करते रहेंगे, वोकैब में आपके सीडीएस एनडीए में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू वी मीन बाय सीक्वेस्टर. ठीक है. ओके, अगस्त मंथ आशुतोष खत्म हो चुका है. नाउ वी आर ऑन द जुलाई मंथ. मैं पेज चेंज करने की कोशिश करता हूँ. लेट मी चेंज द पेज कलर ऑल्सो. ओके, ठीक है. सो आज हम स्टार्ट करेंगे. तो ये कल हमने देख लिया था वेस्ट बंगाल वाला, ये इंडो यूएस ट्राइलेटरल पार्टनरशिप मेकॉन्ग गंगा देख लिया था. हम छठे पॉइंट से स्टार्ट करना था आज हमें. ठीक है. सो वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द सिक्स्थ. ओरिजिनली हम न्यूज इन शॉर्ट से स्टार्ट कर रहे थे. आई हैव टोल्ड यू दैट वी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूज इन शॉर्ट बिकॉज ये वन लाइनर होते हैं और इनसे एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वन लाइनर से. ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दीज वन लाइनर्स. जस्ट अ सेकेंड, मैं कर्सर को सही जगह पे ले जाता हूँ. थोड़ा नीचे आ गया ये. ओके, तो कल वाली क्लास से तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट फ्रॉम द लास्ट क्लास दे मे आस्क.
So today we would be starting from the sixth point. That the topic that we have today is ये जो कोविड-16 के लिए इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस पैकेज बना था। तो एसेंशियली क्या हुआ था, कोविड के बाद गवर्नमेंट पे, क्योंकि कोविड के लिए बजट में तो कोई प्रोविजन किया नहीं था सरकार ने, बिकॉज बजट के टाइम नोबडी न्यू कि सेकेंड वेव आएगी और इतना ज्यादा डैमेज हो सकता है। सो गवर्नमेंट हैड टू प्रोवाइड कैश सपोर्ट टू वेरियस पीपल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सो इसके लिए उन्होंने एक सेपरेट पैकेज निकाला था स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। सो दैट वाज अबाउट 23,000 करोड़ का पैकेज। अब उसकी डिटेल्स दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, अनलाइकली टू बी आस्क्ड, बट हाँ इतना याद रखना चाहिए कि कोविड से फाइट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पैकेज निकाला था, दैट वाज टू द ट्यून ऑफ 23,000। ठीक है, ओके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेहा कलम ने उसके देख लिए थे ना इंपॉर्टेंट चीजें। प्रिया एक्सेसिबिलिटी वॉरियर की बात की थी, उसके अलावा हमने निपुण की बात की थी, दक्ष की बात की थी। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जितना इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो हमने देख लिया था। ठीक है, ओके, ठीक है। ट्रायंगुलर कॉरिडोर नहीं था बेटा, वो ट्रायंगुलर इनिशिएटिव था। ये जो था यूएसए इंडिया मिलके किसी एक तीसरे गरीब देश में कोई उस गरीब देश की मदद के लिए कुछ इनिशिएटिव करें, दैट वाज द ट्रायंगुलर इनिशिएटिव वाला पार्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इस महीने वाले में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज ये पुरानी स्कीम है। सो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक फंड है जो 1 लाख करोड़ तक का फंडिंग प्रोवाइड करता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद से, जो कि एट द एंड यूजर उसको एक चीप लोन मिल सके किसान को इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ, ताकि वो इजीली अपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। सपोज कहीं पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी की जो मंडी है उसमें कुछ अपग्रेड करना है, तो उस अपग्रेडेशन के लिए पैसा सस्ते दरों पे पैसा मिल सके, उस सब के लिए भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया था। 1 लाख करोड़ इसका अमाउंट है। इसमें क्या होता है, सस्ती दर पे लोन मिल सके, इंटरेस्ट सबवेंशन हो, ऑल ऑफ दैट इज देयर। ठीक है, तो अब इसमें स्टेट एजेंसीज एपीएमसी को भी अलाउ किया, अनलाइकली टू बी आस्क्ड। नेक्स्ट है आरटीजीएस और नेफ्ट में अब नॉन बैंक्स को भी अलाउ कर दिया है। तो अगर मैं इंडिया में पेमेंट की बात करूं, आपको अपने खाते से पैसा किसी दूसरे के खाते में डालना है, तो आपको पता है आप कितने तरीके से पैसा डाल सकते हो? कोई बता सकता है? एनीबडी हु कैन टेल मी इन हाउ मेनी वेज वी कैन ट्रांसफर मनी टू समबडी एल्सेज अकाउंट? ठीक है, ओके। कैन एनीबडी टेल मी? कैश, ऑनलाइन, डीडी, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ऑफलाइन। बिल्कुल सही बता रहे हैं सारे बच्चे। सो ब्रॉडली ये जितने भी आप तरीके बता रहे हैं इनको हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग की बात करूं तो नेट बैंकिंग में भी 2 चीजें होती है। वन इज व्हाट इज कॉल्ड एज आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सेकंड इज व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज नेफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, सो नेफ्ट। इसके अलावा जो यूपीआई आप बोल रहे हो, या यूपीआई, पेटीएम, जो भी आप ये सब बोल रहे हो, ऑल ऑफ देम कम अंडर द सिस्टम ऑफ आईएमपीएस, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, आईएमपीएस ऐसा होता है, मोबाइल पेमेंट या आईएमपीएस। ठीक है, सो ब्रॉडली 3 तरीके से ही आप डिजिटली पैसा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हो। ऑफलाइन करना है तो ऑब्वियसली आप कैश की मदद से ट्रांजैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चेक वाला सिस्टम दूसरा बेटा, वो सीटीएस है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, दैट इज समथिंग एल्स। ऑनलाइन ये तरीके हैं। ठीक है, नहीं, नेफ्ट से बेटा सैलरी के अलावा भी विजेंदर काफी चीजें आती है। सो अभी तक क्या था, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इनके मालिक कौन है, हु आर द बॉसेस ऑफ दीज एजेंसीज। सो जो आरटीजीएस है और जो नेफ्ट है, दे आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आरटीजीएस और नेफ्ट के ऊपर जो बड़ा बॉस है जो इनको मैनेज करवाएगा वो है आरबीआई। आईएमपीएस जो है जिसपे यूपीआई और ये सब वर्क करता है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जो होता है, इसके ऊपर बॉस कौन है? याद करो, वो एनपीसीआई जब हमने पढ़ा था, याद करो हमने पढ़ा था ना ई रूपी के बारे में, याद है सबको ई रूपी क्या था? कमेंट करके बताओ एक बार जरा, ई रूपी क्या था? सो ई रूपी के ऊपर भी हमने बॉस क्या देखा था? एनपीसीआई। तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जिसपे आपका यूपीआई, जिसपे आपका कैश, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ऑल ऑफ दीज, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑल दीज थिंग्स वर्क ऑन आईएमपीएस। और ये आईएमपीएस के ऊपर बॉस कौन है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो पहली चीज ये पता होनी चाहिए। तो ये जो
नेशनल पेमेंट IMPS था. दिस IMPS कुड बी यूज्ड बाय बोथ बैंक्स एज वेल एज नॉन बैंक्स. जो IMPS था ये बैंक्स भी यूज कर सकते थे. जैसे अगर आपने यूपीआई से पैसा ट्रांसफर किया तो बैंक की अपनी यूपीआई ऐप भी है, जैसे एसबीआई का योनो है, तो योनो के थ्रू आप डायरेक्ट पेटीएम पे भी पैसा डाल सकते हो. पेटीएम का जो यूपीआई कोड है उस पर पैसा डाल सकते हो. दूसरा नॉन बैंक्स. अब पेटीएम पे बैंकिंग लाइसेंस तो था नहीं बहुत लंबे टाइम तक, पेमेंट बैंक्स भी नहीं था, तो पेमेंट पेटीएम फोन पे भी इसको यूज कर सकते हैं. सो जो आईएमपीएस था इट कुड बी यूज बाय बोथ बैंक्स एज वेल एज नॉन बैंक्स. लेकिन अभी तक क्या था, आरटीजीएस एंड नेफ्ट जो थे दे कुड ओनली बी यूज्ड बाय बैंक्स. लेकिन अब आरबीआई ने क्या किया, व्हाट हैज आरबीआई डन इज इट हैज ओपनड नेफ्ट एंड आरटीजीएस फॉर नॉन बैंक्स आल्सो. सो अब आरटीजीएस और नेफ्ट की सर्विस सिर्फ बैंक्स ही नहीं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. तो अभी तक अगर आपको किसी को नेफ्ट के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना होता था, आपको एसबीआई पीएनबी की वेबसाइट पे जाना पड़ता था. बट हो सकता है कुछ दिनों में आपको ऑप्शन दिखे कि पेटीएम की वेबसाइट से भी आप नेफ्ट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है. ओके, बिल्कुल सही बच्चे, श्रेयांश सही बता रहे हैं. ई रूपी जो हमने पढ़ा था याद करो, वो पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक एक तरीके का गिफ्ट कूपन की तरह था, प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक वाउचर था. बिल्कुल बोरो. ठीक है. ओके ठीक है. सो दिस इज क्लियर. सो ये था इंपॉर्टेंट चीज कि अब ये नेफ्ट और आरटीजीएस आरबीआई ने नॉन बैंक्स के लिए भी ओपन कर दिया. दिस वाज इन न्यूज. इसके अलावा ये व्हाइट लेवल एटीएम्स वैसे तो स्टैटिक इकोनॉमिक्स का है, आपको पता होना चाहिए. कोई बता सकता है व्हाट आर दीज व्हाइट लेवल एटीएम्स? व्हाइट लेवल एटीएम्स क्या होते हैं? एनीवन इन द क्लास हु कैन टेल मी दिस, व्हाट आर व्हाइट लेवल एटीएम्स? गाइस व्हाइट लेवल एटीएम्स एक तरीके के कॉन्ट्रैक्टेड आउट एटीएम्स होते हैं. हम एसबीआई है सपोज, एसबीआई नहीं जानता कि यार वो हर एक गले कूचे में जाके अपना एटीएम खोले, तो वो क्या करेगा, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लेगा, प्राइवेट एजेंसी को पकड़ लेगा, प्राइवेट कंपनी को पकड़ लेगा, उनसे कहेगा भाई ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम यहाँ पे जाके एक एटीएम सेटअप करो. ऐसे ही पीएनबी ने भी बोला कि यार मैं भी एटीएम नहीं बनना चाहता, किसी एक एजेंसी से डील कर लिया. तो इन सब एक एजेंसी आई, उसने कहा ठीक है आप लोग एटीएम मत खोलो, आप लोग मुझे कैश सप्लाई करना, और एटीएम की मैन मैनेजमेंट, वहां पे चौकीदार लगवाना, बिजली रखवाना, सिक्योरिटी से इसमें पैसा डलवाना, ऑल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंपनी कहेगी मेरी, उसके बदले आप मुझे कुछ कमीशन देते रहना. सो इस तरीके के जो एटीएम्स खुलते हैं जो किसी बैंक के नहीं होते, दे आर रन बाय एजेंसीज, दीज आर कॉल्ड एज व्हाइट लेवल एटीएम. सो एग्जाम में सवाल आ सकता है दैट व्हाट आर व्हाइट लेवल एटीएम. सो वी हैव सीन दैट दीज आर व्हाइट लेवल एटीएम्स. ठीक है. इनफैक्ट ये क्वेश्चन एक बार पहले पूछा जा चुका है दैट व्हाट आर व्हाइट लेवल एटीएम्स. ठीक है. ओके. सो काफी सारी इंडिया में कंपनीज हैं, टाटा की भी एक कंपनी है जो व्हाइट लेवल एटीएम्स पे वर्क करती है. सो नेफ्ट आरटीजीएस देख रहे थे, अभी तक इसमें सिर्फ बैंक्स थे, ये समझ लिया. अब जिस भी कंपनी नेफ्ट आरटीजीएस जो होता है तो उसमें आईएफएससी कोड मिलता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. तो अब ये जो नॉन बैंक्स है इनको भी एक सेपरेट आईएफएससी कोड मिलेगा, बिकॉज अर्लियर नॉन बैंक्स पे ये आईएफएससी कोड नहीं होता था. बिकॉज ऑफ दैट दे वर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन नेफ्ट आरटीजीएस, बट नाउ दे वुड बी गिवन दिस. ठीक है. सो नेफ्ट आरटीजीएस में आपस में क्या अंतर होता है, जैसे नाम से क्लियर है रियल टाइम, तो इसमें ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाता है, तुरंत हो जाता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है कि इसमें मिनिमम 2 लाख करना है. अगर आप 1000 10,000 रुपए डालोगे तो आप आरटीजीएस से ट्रांसफर नहीं कर सकते. नेफ्ट में ऐसा है कि तुरंत नहीं होता, उसमें टाइम लगता है, एवरी 30 मिनट्स ट्रांजैक्शन होता है. बट उसमें मिनिमम लिमिट ऐसी कोई नहीं है, 1 रुपए से ऊपर का कितना भी अमाउंट आप डाल सकते हो. ओके. सो दिस इज क्लियर. सो जनरली जो लोग नेफ्ट आरटीजीएस करते हैं ये पहले सिर्फ बैंक से होता था, अब ये नॉन बैंक से भी हो पाएगा, अपने को बस इतना ही याद रखना है. ठीक है. होता क्या है वो हमने समझ लिया, वैसे ये आपने इकोनॉमिक्स की स्टैटिक क्लास में आपने पढ़ा होगा ये सब कि क्या होता है. ठीक है. ओके. ओके अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज ये आरबीआई, ये जो लाइबॉर है, व्हाट इज लाइबॉर? लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, फुल फॉर्म नॉट इंपॉर्टेंट. बेसिकली क्या होता है, अगर एक बैंक है, सपोज ये एसबीआई है एंड हियर वी हैव पीएनबी. सो कभी ऐसा हुआ एसबीआई पे कैश की शॉर्टेज हो गई, तो वो ऐसा नहीं होगा कि आरबीआई के पास जाएगा, वो पीएनबी से बोलेगा कि भाई मुझे कुछ टाइम के लिए कुछ पैसा उधार दे दे, मैं तेरे पे अपनी कोई सिक्योरिटी गिरवी रखता हूँ, और पीएनबी उसको शॉर्ट टाइम के लिए कुछ पैसा प्रोवाइड कर देगा. सो इस किस ब्याज दर पे वो पैसा प्रोवाइड करेगा,
उस ब्याज दर को बोलते थे इंडिया में माइबॉर, और वो लिंक्ड था लाइबॉर से। माइबॉर क्या है बेसिकली, मुंबई का, मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट, जो भी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म नॉट इंपॉर्टेंट। माइबॉर जो होता था वो इससे लाइबॉर से लिंक होता था। अब क्या हो रहा है, 2023 आते आते इसको लाइबॉर को फेज आउट कर देंगे। तो आरबीआई बोल रहा है कि आप लाइबॉर की तरह माइबॉर से, कह रहा है कि आप लाइबॉर की जगह किसी और से अपने को लिंक करिए। सो दैट इज देयर। अब इससे ज्यादा डेप्थ में इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम। ओके, ओके, सो दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भीम यूपीआई। सो इसमें एक वन लाइनर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया का यूपीआई स्टैंडर्ड्स फॉर इट्स क्यूआर कोड। सो जैसे इंडिया में जो क्यूआर दुकान पे आपको कोड लगा हुआ दिखता है, आपने फोन से स्कैन किया, आपने सपोज आपने गूगल पे से स्कैन किया, फिर आप पेमेंट हो गया, उसी तरीके का सेम वही जो उसका स्टैंडर्ड होगा, वही स्टैंडर्ड कौन सा देश अपने देश में एम्यूलेट कर रहा है, दैट इज भूटान। सो भूटान हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री जो इंडिया का यूपीआई बेस्ड क्यूआर कोड है उसको अपने इंप्लीमेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि यूपीआई का जो स्टैंडर्ड है वो अडॉप्ट करने वाली फर्स्ट अदर कंट्री कौन सी बनी है, भूटान। इसके अलावा सिंगापुर ने कुछ टाइम पहले मर्चेंट्स के लिए भीम यूपीआई अलाउ करवा दिया था, ठीक है। सो सिंगापुर ने भूटान से भी पहले अपने यहाँ मर्चेंट्स को भीम यूपीआई एक्सेप्टेंस अलाउ करवा दिया था। तो अगर आप सिंगापुर में जाओ तो आप वहां बोल सकते हो कि मैं इससे पे करना चाहता हूँ, इससे पे करना चाहता हूँ, और एक ऑप्शन वो आपको देगा भीम यूपीआई। तो इससे फायदा क्या होगा, अब आपको अपने रुपए को डॉलर में चेंज करवा के जाना नहीं पड़ेगा, आपकी जो ओरिजिनल आपका बैंक अकाउंट था वहीं से ट्रांजेक्शन हो जाएगा। सो ऐसा सिंगापुर ने मर्चेंट्स के लिए अलाउ किया था। बट भूटान ने अपनी करेंसी के पे फंक्शन करने के लिए पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, उसको ही कॉपी कर लिया है, ठीक है। ओके, ये यार ये बैकग्राउंड में थोड़ा इशू आ रहा है बिकॉज ये पीडीएफ जो है इसका ही ब्लैक वो नहीं हो पा रहा, बट आई वुड सी कि कुछ हो सकता है। सो भीम यूपीआई का समझ लिया, कौन सी कंट्री है भूटान, और सिंगापुर से क्या लेना देना है वो समझ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स थे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन स्किप दैट बिकॉज नाम से ही क्लियर है। मत्स्य सेतु किससे होगा, फिशरीज से होगा। किसान सारथी किससे होगा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से होगा। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। डिस्कॉम्स को लेके नए बिल जो पास हुए, इनलैंड वेसल्स, अब बस ये याद रखना है, ये भी क्वेश्चन अनलाइकली टू बी आस्क्ड। इनलैंड वेसल जो इंडिया के देश के अंदर वाटरवेज हैं, उनमें अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके लिए इनलैंड वेसल्स है कि उनका स्टैंडर्डाइजेशन हो सके। अनलाइकली टू बी आस्क्ड इन एग्जाम, दिस इज ऑल्सो टू बी अनलाइकली आस्क्ड इन द एग्जाम। फैक्ट्री फैक्टरिंग रेगुलेशन। अब फैक्टरिंग आपको पता होना चाहिए, बस यू ओनली नीड टू नो वन थिंग, व्हाट इज फैक्टरिंग। ये भी सीडीएस के पेपर में आ सकता है, नॉट इन एनडीए। व्हाट इज फैक्टरिंग, व्हाट इज फैक्टरिंग। सपोज आप एक छोटे से दुकानदार हो, अब आप एक बहुत बड़ी कंपनी, सपोज ओएनजीसी में आप एक पेपर बनाने वाली कंपनी हो, पेपर प्रिंट करती हो, ठीक है। ओएनजीसी बड़ी कंपनी है, तो ओएनजीसी का जो स्टेशनरी का सारा काम है आप देखते हो, तो आप ओएनजीसी को पेपर सप्लाई करते हो। अब ऐसा तो है नहीं ओएनजीसी हाथ के हाथ कैश देता है आपको, ओएनजीसी आपको बिल प्रोवाइड करता होगा एक, कि भाई ये लो बिल, अब मैं अकाउंट सेक्शन में भेजूंगा अपने, वहां से जब बिल पास होके आएगा तब तुम्हें पैसा मिल जाएगा खाते में। लेकिन अब क्या हुआ, आप पेपर बनाने वाले हो, आपको अब अचानक से अपने मजदूरों को पैसा देना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि बिल के बेस आपके पास हाथ में कैश कैश तो है नहीं, आप पे बिल ही है। तो आप क्या करोगे, अब आप जाओगे ऐसी कंपनी के पास, प्लेटफॉर्म के पास, वहां पे आप अपना एक बिल लेके जाओगे, आप बोलोगे भाई मेरे पास ये बिल है, ओएनजीसी इस बिल को 15 दिन में क्लियर कर देगी, लेकिन मुझे पैसे की अभी जरूरत है। तो सपोज ये बिल था 1 लाख रुपए का, तो तुम बोलेगा भाई ये तुम 1 लाख रुपए का बिल रख लो, और मुझे अभी 97,000 रुपए दे दो, बिकॉज मुझे अर्जेंसी आ गई है। तो क्या हुआ, आपको डिस्काउंट पे, आपने डिस्काउंट पे अपने बिल को बेच दिया और उसके बदले कैश उठा लिया। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज फैक्टरिंग। तो इस फैक्टरिंग को रेगुलेट करने के लिए कैसे इसको और अच्छे से किया जा सकता है, कैसे तुरंत पैसा मिल सकता है, इसके लिए फैक्टरिंग एक्ट में कुछ कुछ चेंजेस किए गए थे। बस इतना ही समझना है, इसमें और डेप्थ में नहीं जाना। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी है जहां पे ये खरीद बेच होती है बिलों की, इट इज कॉल्ड एज ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, TREDS। ये किसके अंदर आता है, एमएसएमई मिनिस्ट्री इसमें प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज मोस्टली जो ये छोटे मझोले दुकानदार या उद्योगपति होते हैं जो इस तरीके के बिल्स को बेच के अपनी
शॉर्ट टाइम की कैश क्रंच को मिटाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। ऋत्विक जो पढ़ा रहे हैं बेटा वो एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी। ठीक है, रोहित बोल रहे हैं सारे साथियों को लाइव ले आओ यार। तो जितने साथी हमारी क्लास देख रहे हैं, आई वुड अर्ज एवरीवन टू प्लीज गेट योर फ्रेंड्स लाइव, बिकॉज इफ एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर तभी मजा आएगा, तभी आपको भी पता चलेगा और साथियों की तैयारी कैसे चल रही है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज गेट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड। एक बार जितने बच्चे जुड़े हैं सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन का लिंक, so that all the students know that we are live here. Okay, great. So let's move ahead now. So फैक्टरिंग समझ गया, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म समझ गया। अब एग्जाम में बस यही क्वेश्चन आएगा कि किससे रिलेटेड है और ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या है। तो हमने देख लिया ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या है, और ये जो पूरा फैक्टरिंग का बिजनेस है इसको रेगुलेट कौन करता है? इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। दिस एंटायर गेम इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब होने को अगर कोई छोटा मोटा एग्जाम हो वहां ये पूछ सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग कहाँ पे है। बट आई डोंट थिंक एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम में ऐसा आएगा, तो वी कैन स्किप दीज थिंग्स। अब इंडिया में आपको पता है फॉस्फेट रॉक है नहीं, तो इंडिया फॉस्फेट एक्सप्लोर कर रहा है। अनलाइकली टू बी आस्क्ड, स्किप कर सकते हैं। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए इंडिया, ये एक बार सीएपीएफ में क्वेश्चन आया, इंडिया का 100% इंपोर्ट है इसका। म्यूरिएट ऑफ पोटैश जो है ये एक तरीके का फर्टिलाइजर है, तो इसको 100% इंडिया इंपोर्ट कर दिया। तो वो शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि इनमें से विच वन ऑफ द थिंग इज कंप्लीटली इंपोर्टेड। तो एनपीके भी इंडिया कुछ कुछ प्रोड्यूस करता है, बट जो एमओपी है, म्यूरिएट ऑफ पोटैश, जो एक तरीके का फर्टिलाइजर है जो पोटैश को सॉइल में प्रोवाइड करवाता है, वो इंडिया कंप्लीटली इंपोर्ट करता था। ठीक है, सो इंडिया में ये फॉस्फेट की रिसोर्सेज कम है, तो इंडिया डोमेस्टिक भी अपने एक्सप्लोर कर रहा है कि हमें फॉस्फेट कहाँ कहाँ मिल सकता है। नेक्स्ट है ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की। अब ये हर एक नए नए सेक्टर के लिए आती रहेगी, तो क्या इसका मतलब है हम हर एक सेक्टर के लिए पढ़ने लगे? जैसे स्पेशलिटी स्टील के लिए इस महीने दिया हुआ है, अब पिछले महीने जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आई होगी, उससे पहले जाओगे तो ऑटोमोबाइल्स के लिए, तो हर एक महीने के लिए आती रहेगी। तो हमें क्या हर एक स्कीम का पढ़ने बैठ जाना है? नहीं, अपना टाइम खराब नहीं करना है। मोटा मोटा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है? इसमें प्राइवेट कंपनीज को बोला गया है कि अगर तुम जितना ज्यादा उत्पादन करोगे, और जितना ज्यादा तुम एक्सपोर्ट करोगे, अगर मान लो इस साल तुमने 100 किलो स्टील प्रोड्यूस किया, ये आपका बेस ईयर है सपोज। अगले साल अब आप अगर आप 110 किलो प्रोड्यूस कर देते हो, तो 10% का इंक्रीज किया, तो इसके बेसिस पे 10% के इंक्रीज के बेसिस पे आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा। सपोज आपको टैक्स में कुछ रियायत दे दी, या आपको रॉ मटेरियल खरीदने में कुछ मदद कर दी, कुछ पैसा दे दिया। सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब है कि आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा इंसेंटिव। दूसरा, जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा भारत सरकार इंसेंटिवाइज करेगी आपको। सो ये हर एक सेक्टर के लिए इंडियन गवर्नमेंट कर रही है टू प्रमोट द आइडिया ऑफ मेक इन इंडिया। बस अभी स्कीम पता होनी चाहिए, हर एक मिनिस्ट्री की अलग अलग स्कीम आ रही है जिस जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। सो हर एक को पढ़ने हम नहीं बैठ जाएंगे। ठीक है, साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज नाम बस थोड़ा देखना है। साइकिल्स फॉर चेंज क्या है? इंडिया के जितने अर्बन सिटीज हैं वहां पे उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स वोड्स है, वहां पे डेडिकेटेड साइकिल्स के लिए एक कॉरिडोर होना चाहिए। जैसे आप चंडीगढ़ जाओगे अगर, तो चंडीगढ़ में देयर इज अ सेपरेट साइकिल लेन। सो हर एक जितनी भी हमारी स्मार्ट सिटीज बन रही है उन सभी में साइकिल्स के लिए एक सेपरेट सेग्रीगेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि साइकिलिंग वहां प्रमोट की जा सके। उसके लिए साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज चल रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री का है? महुआ का है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। ठीक है, सो स्मार्ट सिटीज में ऐसा बनाने के लिए इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज चल रहा है। ठीक है, तो समझ गए क्या है इसमें आइडिया? 1 करोड़ रुपए तक दिया जाएगा रिवॉर्ड कि कैसे साइकिलिंग को प्रमोट करना है। सो लेन्स में लोगों को साइकिल ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दैट इज देयर। बेसिक आइडिया हमने समझ लिया। ठीक है, ओके। कोल क्राइसिस एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत करो बेटा। ये कोल क्राइसिस इसलिए नहीं आएगा बिकॉज एग्जाम पेपर आपका 1 महीने पहले सेट हो चुका होगा। एग्जाम पेपर आपका 14 नवंबर को एग्जाम है, अक्टूबर के बिगिनिंग में इजीली पेपर सेट हो चुका होगा। मोस्ट लाइकली सितंबर के महीने में एग्जाम पेपर ने एग्जामिनर ने एग्जाम पेपर सेट कर दिया होगा।
सो उसके बाद का जो भी करंट अफेयर्स हुआ है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके ठीक है। ओके ठीक है। बिल्कुल, बोरो बोल रहे हैं सर आपका टीचिंग स्टाइल अच्छा है, आपने ज्योग्राफी कराया, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इंग्लिश भी करा दिया होता। बिल्कुल बोरो यार, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वी वुड ट्राई टू गेट बेस्ट थिंग्स फॉर यू, ठीक है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नहीं देखोगे प्रचंड तो जिंदगी हो जाएगी झंड, बिल्कुल सही रोहित। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटर टू अपॉइंट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो जब अपॉइंट हो जाएगा तब देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक सेपरेट कोऑर्डिनेटर कौन बना। तो अभी तक तो फिलहाल अपॉइंट नहीं हुआ है। व्हेन इट वुड बी अपॉइंटेड देन वी वुड सी कौन अपॉइंट होता है। बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर देयर इज दिस बोर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एडवाइजरी बोर्ड। उसके अंदर एक मेंबर होगा नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी हमारे 7500 प्लस किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है उसकी सिक्योरिटी को एक तरीके से सिंगल पॉइंट रेफरेंस हो, उसके लिए ये पोस्ट बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 75I। आई होप ये सबको पता हो, इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज प्रोजेक्ट 75I? याद करो वो हमने सबमरीन्स की बात की थी ना, डीजल सबमरीन्स, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। तो उसी काइंड ऑफ सबमरीन्स जो एआईपी हो, इंडिपेंडेंट एयर प्रोपल्शन से जो रन करती हो, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन हो, कन्वेंशनल हो यानी यूजुअली डीजल पे रन करने वाली सबमरीन्स हो, ऐसी सबमरीन्स अब इंडिया में जो मैन्युफैक्चर करने का अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसमें इंडिजीनियसली हम सबमरीन्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, कन्वेंशनल वाली, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली। सो उसके लिए जो प्रोजेक्ट भारत का है इट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट 75I। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है P75I डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन्स हैविंग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, ठीक है। और ये फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल में, इट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चल रहा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या होता है? बेसिकली कोई एक फॉरेन की बड़ी लार्ज डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, जैसे डसॉल्ट है। डसॉल्ट कहाँ की कंपनी है? डसॉ या डसॉल्ट जो भी आप बोलना चाहे। अब वो किसी इंडिया की एक कंपनी के साथ टाई अप करेगी, सपोज उसने रिलायंस के साथ टाई अप किया। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? दिस प्राइवेट कंपनी वुड बी एसोसिएटेड विद दिस ऑल्सो। ये अब अगर कुछ कुछ पर्टिकुलर डोमेन्स के लिए फिक्स हो जाएंगी कि अगर नेवल कोई प्रोजेक्ट है तो ये ग्रुप ऑफ कंपनी पे हमेशा हम फोकस रखेंगे। अगर दूसरा ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट से, सपोज हेलीकॉप्टर से, तो हम दूसरा एक ग्रुप सेलेक्ट कंपनीज का कर लिया। तो दैट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। सो इसमें जो फर्स्ट इनिशिएटिव इंडिया पुश कर रहा है दैट इज P75I। ये इसका फर्स्ट एक तरीके से ट्रायल भी चल रहा है कि अगर ये मॉडल सक्सेसफुल है या नहीं। बेसिकली जो नया डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसमें इट इज देयर। ओके, बिल्कुल, डसॉल्ट फ्रांस का ग्रुप है। नेक्स्ट, अब ये कुछ मिसाइल्स टेस्ट हुई, आई होप आपको सबको पता ही होगा। आकाश एनजी क्या है? आकाश नेक्स्ट जनरेशन। तो आकाश कैसी मिसाइल है? आई होप हर एक बच्चे को पता हो, इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश। इट इज ऑल्सो फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट क्या होती है? एक बार छोड़ दिया फिर उसको, इट टेक्स इट्स ओन कोर्स, आपको उसको मनूवर नहीं करना पड़ता। इट इज अ फायर एंड फॉरगेट मिसाइल और रेंज इसकी 60 किलोमीटर है। साउंड से तेज चलती है, सुपरसोनिक है, रेंज 60 किलोमीटर है। आकाश एनजी कैसी है? सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। ओके ठीक है, आगे बढ़े। किसने इंडिजिनियसली या डीआरडीओ की? ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज तो हमने कल भी देख ली थी। इंदिरा तो हमने शायद कल ही करी थी, इंडिया रशिया की हमने देखी थी, वॉल्वोग्राड में हो रही है मिलिट्री एक्सरसाइज है। कल हमने इसको कर लिया था। कॉर्पेट नॉट इंपॉर्टेंट। कटलेस, कटलेस कहाँ पे हो रही है? ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में हो रही है। किन की है? इट इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, यानी एक देश नहीं है इसमें, काफी सारे देश इन्वॉल्व हैं। सो इट इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, कटलेस एक्सप्रेस 2021। कटलेस, कटलेस का ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। सो इफ दिस इज अफ्रीका, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इंडियन ओशन के पास वाला, मेडागास्कर के आसपास वाला, यहाँ पे वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इस वाले एरिया में आपको पता होगा काफी ज्यादा सी पायरेसी होती है, समुद्री लुटेरे होते हैं। पायरेट्स ऑफ द करेबियन वाले नहीं, सोमालिया वाले, ठीक है। सो ये सोमालिया वाले जो लुटेरे हैं ये सब यहाँ पे काफी ज्यादा
शिप्स को हाईजैक कर लिया जाता है, तो उस सब से फाइट करने के लिए कैसे आप एक मैरीटाइम डोमेन में उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाउ टू चेक ऑल ऑफ दैट, उसके लिए कटलेस नेवल एक्सरसाइज है। कहाँ पे हो रही है? ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में हो रही है। क्या इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, यूएस यूके तो कर ही रही है, तो बेसिकली मल्टीलेटरल याद रखना है, काफी सारे देश है, इंडिया पार्टिसिपेट कर रही है कटलेस एक्सप्रेस 2021। ठीक है। पैसेक्स मैंने बताया था कैसे लोग जिनको डिफेंस की नॉलेज नहीं होती वो पैसेक्स पे हर बार क्वेश्चन बनाते रहते हैं। पैसेक्स एक जेनरिक टर्म है, जैसे कॉर्पेट एक जेनरिक टर्म है। कॉर्पेट होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल करना, पैसेक्स होता है पैसेज एक्सरसाइज। तो ये किन्हीं भी दो देशों के बीच में अगर कोई भी कभी ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें वो ट्राई करते हैं कि अगर हम एक साथ पेट्रोल करेंगे, तो उस एक्सरसाइज को हमेशा कॉर्पेट ही बोलते हैं। सो इट इज नॉट अ मिलिट्री एक्सरसाइज, बट लोग क्योंकि नाम सुन के खुश हो जाते हैं कि ऐसा नाम है और एमसीक्यू बनाने वाले को पन्ने भरने होते हैं, तो वो चिपका देता है। अब ये पैसेक्स आज इंडिया यूके की हो रही है, कल यही पैसेक्स इंडिया श्रीलंका की भी हो जाएगी। तो वो सेम बिना सोचे समझे, क्योंकि जिसने पीडीएफ बनाई है उसको याद नहीं करना, या जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं उन्हें याद नहीं करना। ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि आप कहाँ से इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, थैंक्स अलॉट पीसी, मीन्स अलॉट यार। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनडीए के लिए रोहित में पूरी सीरीज आप देख लो, ये वाली मिलिट्री एक्सरसाइज ही नहीं है, आपको पूरा पेपर पता लग जाएगा एनडीए के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। चिंता मत करो, बस जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ते रहो। अब ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की एक बात चल रही है, सीबीएम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जब इंप्लीमेंट हो जाएगा तब इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या है, ईयू यूरोपियन यूनियन इस आइडिया को पुश कर रहा है। इसमें वो क्या बोल रहा है, देखो यूरोप जैसे जो देश हैं ये बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंट कॉन्शियस होते हैं। तो यूरोप में आप ऐसे पन्नी लेके नहीं जा सकते। यूरोप में अगर आप अपने घर में कोई चूल्हा जला रहे हो तो उससे पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इन चीजों को लेके काफी ज्यादा वो रहते हैं, और अगर कोई करता है तो उसको बहुत ज्यादा फाइन लगाते हैं। सिमिलरली इंडिया में क्या है, आप पता चल रहा है कोई दवाई की कंपनी चला रहे हो, जो कचरा पैदा हुआ सीधे नदी में डंप कर दिया, किसी ने कोई जेल वेल नहीं हुई। अगर यूरोप में ऐसा कोई कंपनी करेगी कि उसने जो दवाई की कंपनी चला रही है फार्मा की, सीधे नदी में डंप कर दिया, तो मालिक को भी जेल हो जाएगी, कंपनी पूरी सीज हो जाएगी। तो अब क्या हो रहा है इसकी वजह से, जो यूरोप के कई सारी कंपनीज है, ऐसी वाली जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, वो सोचती हैं यार यूरोप में धंधा करना दिक्कत की बात है, ऐसा करते हैं ऐसे देश चले जाते हैं जहां पे एनवायरमेंट के नॉर्म्स थोड़े रिलैक्स हो, वहां से काम धंधा करेंगे। तो ये कंपनीज आ गई सपोज किसी ऐसे छोटे मोटे कोपचे वाले दोस्त में, और वहां इन्होंने मस्त प्रोडक्शन किया। अब क्या हुआ, अब वापस प्रोडक्शन करके यूरोप में सामान भेजने लग गए। तो अब जो यूरोप में ही कंपनी चल रही होगी उसके तो खर्चे ज्यादा होंगे, क्योंकि उसे भाई पॉल्यूशन जो वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है उसे साफ भी करना है, हाइजीन मेंटेन रखनी है सब चीजों में। लेकिन ये जो कोपचे के देश में जिस कंपनी ने माल प्रोड्यूस करा होगा उसका सामान तो सस्ता होगा, और लोग तो सस्ते पे बिक जाते हैं कि ये सस्ता है इसको लपेट लो, क्वालिटी पे उतना ध्यान नहीं देंगे। जैसे आप लोग है, करंट अफेयर जहां मिला, जहां ज्यादा दिखा वहां जाके चिपक गए, या जहां कंटेंट मिला वहां जाके चिपक गए, rather देन चेकिंग कि भाई क्वालिटी कैसी आ रही है, कैसे वो क्वालिटी प्रोड्यूस हुई है। सो बिकॉज ऑफ दैट यूरोप ने अब डिसाइड किया कि इस तरीके का जो ये चिंदी लोग हमें सामान भेज रहे हैं, अब हम उन चिंदी लोगों का सामान अपने देश में नहीं आने देंगे। व्हाट वी वुड डू, what has Europe said is it would not allow these kinds of goods to enter without paying adequate amount of money. So what has Europe said कि अब हम इन पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाएंगे, बेसिकली एक तरीके का एंट्री बैरियर लगाएंगे। तो उनसे हम एक्स्ट्रा पैसा वसूलेंगे कि ये सामान आ रहा है, अच्छा चिंदी देश से सामान आ रहा है, सामान इसने बोला जी हमारा 10 रुपए का, ये कहेगा इसमें 5 रुपए हम सीबीएम लगाते हैं, बिकॉज तुमने एनवायरमेंटल नॉर्म्स अपने वहां खराब किए इसलिए हम 5 रुपए टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा ईयू को क्यों करना पड़ा है, बिकॉज ईयू ने बोला है कि वो 2030 तक अपना पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा। सो इट इज काइंड ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, और ये 2026 से ईयू बोला है वो अप्लाई कर देगा। ठीक है। अभी इस पे डिबेट चल रही है कि होगा या नहीं, इंडिया इसको अपोज कर रहा है। क्यों, ये जो चिंदी देश जहां जो बात कर रहा हूं मैं, जहां पे पॉल्यूशन के नॉर्म्स कम है और जहां से सामान यूरोप में जाके पहुंचाया जा सकता है,
उनमें से एक कंट्री इंडिया भी है, ठीक है। सो इंडिया बोल रहा है ये तो आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो, हमारे सामान को अपने देश में घुसने नहीं दे रहे हो, सो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक तरीके का क्या है, इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट काइंड ऑफ कार्बन बॉर्डर टैक्स, और 2026 से लगाने की बात चल रही है, अभी लगा नहीं है। कौन लगाने की बात कर रहा है, यूरोपियन यूनियन। इंडिया इसके फेवर में है या नहीं है, इंडिया इसके अगेंस्ट में है, क्यों है वो हमने समझ लिया, ठीक है। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। इतने में किसी को डाउट? हाँ, चिंदी चाइना भी है बेटा, चाइना भी था, आप वो चिंदी पन्नी से ऊपर उठ के आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। सीबीएम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, समझ लिया क्या है, एक तरीके का बाउंड्री वाला कार्बन टैक्स है, जब लगेगा तब देखेंगे। नेक्स्ट है ये इंडिया की जो कैट्स है, व्हाट इज दिस कैट्स, दिस इज एक तरीके का सर्टिफिकेशन कि जो आपके टाइगर रिजर्व है वो बढ़िया से काम कर रही है। सो कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड होता है ये कैट्स, तो इंडिया की 14 टाइगर रिजर्व्स को अब तक ये स्टैंडर्ड मिल चुका है। कौन देता है ये, ग्लोबल टाइगर फोरम अलॉन्ग विद वर्ल्ड WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया। सो इस बार जब टाइगर डे मनाया गया था तब ये कैट्स और जगहों को और ज्यादा टाइगर एजेंसीज को टाइगर रिजर्व्स को दे दिया गया, नॉट इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक इस तरीके के नंबर पे आएगा। इंडिया में 51 टाइगर रिजर्व्स है, सो अनलाइकली टू बी आस्क्ड ये कौन सी 14 है। बट हाँ, आपको लोकेशन यार इनकी पता होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, जैसे कौन सी कहाँ पे है। सपोज आपको मुद्दू मलाई पता होनी चाहिए कहाँ पे, बांदीपुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांदीपुर कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बाकी ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने स्टैटिक जहां भी एनवायरमेंट पढ़ा है वहां पे प्लीज इस बार को देख लेना। जो लेटेस्ट एक टाइगर रिजर्व घोषित हुई है वो कौन सी है, बिजधारी सेंचुरी, रामगढ़ बिजधारी सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान, ठीक है। सो दिस हैज रिसेंटली बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ टाइगर रिजर्व। सो जैसे आपको पता है ना, वो क्वेश्चन आ गया था, जो कोई भी नया नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है तो या तो इस बार क्वेश्चन आएगा वेटलैंड कौन सा रामसार में नए आए हैं, तो जो दो हरियाणा के और वाले जो थे उस पे आई एम गेसिंग की कोई क्वेश्चन आ जाए, या ये भी आ सकता है कि कौन सी नई टाइगर रिजर्व है। तो रामगढ़, इस पे इसके चांसेस कम है, इसके चांसेस ज्यादा है। राजस्थान में रामगढ़ बिजधारी सेंचुरी हैज बीन रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ न्यू टाइगर रिजर्व। ये मुकुंदरा और रणथंभौर को ज्वाइन करती है, ये दोनों भी टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। सो राजस्थान की कौन सी हो गई, रामगढ़ बिजधरी सेंचुरी, लोकेशन अब आपको पता होनी चाहिए, इट इज लोकेटेड इन राजस्थान। नेक्स्ट है अर्थ ओवरशूट डे। सो व्हाट इज अर्थ ओवरशूट डे, बेसिक अगर आप मान के चलो कि अर्थ का जो एनवायरमेंट है, सपोज एक स्पंज है, और अच्छे से समझते हैं, एक स्पंज है, ठीक है, एक स्पंज का टुकड़ा है, तो वो कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पानी ही तो सोख सकता है ना। अगर मैं एक स्पंज लूं, उसको पानी में डुबाऊं, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ स्पंज ही पानी सोख पाएगा। सपोज एक स्पंज है, ये 500 ml पानी सोख पाता है। अब इससे अगर 500 1 ml कर दोगे तो वो 1 ml पानी तो बह जाएगा। विथ मी ऑन दिस और नॉट, इतना समझ आया। एक स्पंज या कोई भी एक कपड़ा है, उसमें एक लिमिट तक ही वो पानी सोख सकता है, उससे ऊपर पानी आता है तो क्या होता है, वो बह जाता है। सेम चीज अर्थ के साथ है। अर्थ की एक कैपेसिटी है जिस तक वो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकती है। अब उस कैपेसिटी से ऊपर अगर एमिशन होगा तो क्या होगा, वो अर्थ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, या एब्जॉर्ब करेगी तो इट वुड हार्म द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो अर्थ ओवरशूट डे क्या बोलता है, पहले वो ये निकालता है कि एक साल में अर्थ कितना एब्जॉर्ब कर सकती है। सपोज उसने निकाला कि एक साल में अर्थ 100 यूनिट्स पॉल्यूटेंट एब्जॉर्ब कर सकती है। अब वो निकालेगा इस साल में हमने कितना पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस कर दिया। सपोज उसने निकाला कि इस साल हमने 120 यूनिट पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस कर दिया, तो अर्थ 100 यूनिट तो एब्जॉर्ब कर लेगी, ये 20 यूनिट तो एक्स्ट्रा हो गया ना, जो अर्थ इस साल एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। तो अब ये 20 यूनिट कब से, अगले साल के कोटे से हमें लेना पड़ रहा है। सो अर्थ ओवरशूट डे बेसिकली बोलता क्या है, अर्थ ओवरशूट डे बोलता है कि अर्थ ने अपनी जो कैपेसिटी थी वो साल के किस दिन खत्म कर दी, यानी एक साल का जो कोटा था 100 यूनिट का, वो उसने कब खत्म कर दिया। सो आप पे पूरे महीने की तनख्वाह थी, पूरा महीना चलाना था आपने 100 रुपए में,
अब पता चल रहा है आपने 13 तारीख को ही पूरा अपना पैसा खत्म कर दिया, तो आपका ओवरशूट डे कब हो गया? 13। अब 13th डे के बाद जैसे 14th डे आया, आप उधारी में चले गए। सो ऐसी पृथ्वी उधारी में कब चले जाती है? जब वो अपने साल भर का कोटा खत्म कर देती है। सो दिस इज एसेंशियली व्हाट इज अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे समझ आ गया सबको? ओके ओके, ठीक है, अर्थ ओवरशूट डे समझ आ गया। कॉन्सेप्चुअली अर्थ ओवरशूट डे क्लियर है सबको? बिल्कुल, 53rd रामगढ़, बिल्कुल सही। यस। सो अर्थ ओवरशूट डे इस बार कब मनाया गया? अब कायदे से हमारी पृथ्वी के एमिशन का कोटा कब खत्म होना चाहिए था? 31 दिसंबर को। बट अब देखो, हमने 31 दिसंबर को कोटा खत्म करना था, बट हमने कब खत्म कर दिया? 29 जुलाई को इस साल। सो 29 जुलाई 2021 को ही हमने साल का कोटा खत्म कर दिया। मतलब साल का हम आधा महीना, आधा साल भी नहीं चला पाए। मतलब वी वर हार्डली एबल टू मेक इट हाफ वे थ्रू द ईयर, और उससे पहले ही हमने पूरा कोटा खत्म कर दिया। सो दिस इज द अर्थ ओवरशूट डे फॉर दिस ईयर। ये कौन कैलकुलेट करता है? ग्लोबल ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। तो वैसे इतनी हाई फाई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट दिस हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स। अर्थ ओवरशूट डे पे सवाल आ चुका है, तो इसलिए इसमें नहीं, अपने वाली कैटेगरी में नहीं, पर और कैटेगरीज में। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इसको पढ़ के जाए। इस बार अर्थ ओवरशूट डे कब पड़ा? इट वॉज 29 जुलाई। तो डेट याद रखनी है इस डे। ये हर साल बदलता जाएगा। जैसे पिछले साल ये अगस्त में पड़ा था, इस बार हमने अगस्त से भी पहले अपनी रिसोर्सेज खत्म कर दी। सो इस बार हमने महीने का, बर्थडे वर्डे आ गया होगा किसी का, तो जैसे पहले पैसा खत्म हो जाता है, तो इस साल पहले खत्म हो गया, 29 जुलाई को ही खत्म हो गया। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। कौन निकालता है ग्लोबल फुटप्रिंट्स नेटवर्क? बिल्कुल क्रिसेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। अब दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि एक्सेस इरिगेशन स्किप कर सकते हैं। सुजल मिशन हम ऑलरेडी देख चुके थे, सॉरी सुजल नहीं देखा था, बट ये क्योंकि लोकल है, पुरी का, उड़ीसा का, सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट ब्रॉडली ये बात ये है कि पुरी जो शहर है उड़ीसा का, इट हैज बिकम द फर्स्ट सिटी टू हैव टैप ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला पुरी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी 24/7। ठीक है। अनलाइकली टू बी आस्क्ड वैसे, बट सिंस वन लाइनर एसएससी टाइप का अगर कोई बच्चा पेपर दे रहा है, उनके में पूछा सकता है। तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी कहां बना है? अच्छा क्वेश्चन है। लद्दाख में फॉर्म किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो, यानी अगर सोलर एनर्जी की मदद से आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें, दैट वुड बी कॉल्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन कौन सी होगी? अगर आप कोल बेस्ड पावर प्लांट की एनर्जी से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें, दैट वुड बी ब्राउन हाइड्रोजन। तो भारत सरकार का पूरा नेशनल एक मिशन चल रहा है हाइड्रोजन प्रमोट, हाइड्रोजन को लेके। सो उसमें भी स्पेसिफिक फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन पे, यानी सोलर एनर्जी की मदद से हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें, या वाटर एनर्जी की मदद से करें, रिन्यूएबल सोर्सेज की मदद से हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें, फिर उस हाइड्रोजन को यूज करें हम और अदर पर्पसेज के लिए। सो इंडिया ने अपना फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहां पे स्टार्ट करने की कोशिश किया? इट इज इन लद्दाख। ठीक है। तो अब क्या होगा? हाइड्रोजन पे चलने वाली बसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगी, और ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है किससे हो रही है? सोलर पावर प्लांट से इन ले। सो दिस इज देयर। अब कैसे प्रोड्यूस होती है? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको H2O2 में स्प्लिट करते हैं, और इसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं है। बिकॉज क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी पे चल रही है। ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ? कच्छ में बन रहा है। ये भी एक साइड है, अनलाइकली टू बी आस्क्ड। बट ये हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन पता होना चाहिए। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ? लेह में फॉर्म हो रहा है, और हाइड्रोजन बसेस इसमें अप्लाई करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन से हमारा मतलब क्या है वो हमने देख लिया। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ये नहीं है कि वो हाइड्रोजन हरे रंग की है, उसका मतलब ये है कि वो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने के लिए जो एनर्जी लग रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ रिन्यूएबल एनर्जी। नेहा, यस, ये जो अर्थ ओवरशूट है, इट इज कैलकुलेटेड ग्लोबली। यस, बिल्कुल मिशन वो हमने देखा था ना, इंदौर फर्स्ट वाटर प्लस सिटी, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब आगे आते हैं।
इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट कौन निकालता है, बस ये इंपॉर्टेंट है, इट इज ब्रॉट आउट बाय ऑक्सफैम। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट बेसिकली क्या बोलेगी, वही बोलेगी कि जो इंडिया में इनइक्वालिटीज है वो मल्टीपल लेवल्स पे है। यानी कास्ट के बेसिस पे आप देखोगे तो लोग अनइक्वल है, जेंडर के बेसिस पे लोग देखोगे तो अनइक्वल है, इसके अलावा रिलीजन के बेसिस पे देखोगे तो लोग अनइक्वल है, और ये सारी इनइक्वालिटीज रिफ्लेक्ट करेंगी उनके हेल्थ स्टैंडर्ड्स पे। तो इस बार का मुद्दा यही था कि कैसे आप हेल्थ स्टैंडर्ड्स देखोगे। तो एक शेड्यूल कास्ट की फीमेल सपोज लिव्स लेसर ईयर देन अ जनरल कास्ट की फीमेल, तो दिस इज हार्ड डेटा। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि कैसे जो भी हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ आवर सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन। तो ये कहता है इनइक्वालिटीज जो एग्जिस्ट करती है कास्ट की, रिलीजन की, जेंडर की, ये सब हमारे हेल्थ पैरामीटर्स में भी रिफ्लेक्ट करती है, समथिंग वी ऑलवेज न्यू। तो ये इसको बस डेटा से बैक करता है। सो इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 ब्रॉट आउट बाय ऑक्सफैम इंडिया। अब कल को एसएसबी में या इंटरव्यू में आपको कोई ऐसा मुद्दा चले कास्ट इनइक्वालिटी कि कास्ट इंडिया में क्या अभी भी इंपॉर्टेंट है, तो आप बोल सकते हो हाँ सर इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज आपके सामने रियल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपके सामने प्रत्यक्ष है। एक दलित महिला की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इट इज मच लेसर, आई गेस 2 years लेस देन द जनरल कैटेगरी की फीमेल। इसके अलावा आप देखोगे तो काफी सारे पैरामीटर्स पे उनका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है ट्राइबल्स का। इफ देर इज एन एसटी फीमेल उनके में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वुड बी वेरी वेरी हाई। So this shows that caste and all those things still matter in India. How much we can try to avoid them, ठीक है। सो ऐसे चीजों को जब भी आप ऐसे जो इमोशनल टची मुद्दे होते हैं ना, वी शुड ऑलवेज बैक देम विद डेटा व्हेन एवर वी आर डूइंग अवर इंटरव्यू एसएसबी में बैठा, बिकॉज वी नेवर नो जो हमारा असेसर है व्हाट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो भी हम बोले उसको हमें डेटा के साथ बैक करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। आगे बढ़े। सो इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट ऑक्सफैम किस चीज से डील कर रही है वो हमने देख लिया। अब ये सब डिटेल नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम अभी, ठीक है। गेट कीपर मॉडल नॉट इंपॉर्टेंट, स्किप कर सकते हैं। ये फीमेल्स के लिए एक हेल्पलाइन बनाई है, अगर आप में से कोई फीमेल है और जो परेशान है डोमेस्टिक वायलेंस से अपने बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, पापा मम्मी के, तो वो इस नंबर पे कॉल करके अपने मम्मी पापा की शिकायत कर सकती है, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन ने करी है, एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लड़के मत करने लग जाना, ठीक है, लड़के मत करने लग जाना कि मैडम से बात हो जाएगी, मैडम का नंबर नहीं है ये। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट है आपका ये टॉपिक भी आई गेस नॉट इंपॉर्टेंट, इसको भी स्किप कर सकते हैं। वही जो मैंने बोला था ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अभी हर अलग अलग सेक्टर के लिए आती रहेगी, तो अलग अलग चीजों के लिए आती रहेगी। सो क्या हम सबको पढ़ने बैठ जाएंगे? नहीं। हाँ पढ़ सकते हो अगर आपको इसी लाइन में जाना है, बट नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। देखो एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, वैसे ये भी पुरानी स्कीम्स है तो अनलाइकली टू बी आज। स्टार्टअप इंडिया हर किसी के लिए, स्टैंड अप इंडिया एससी, एसटी और वीमेन, अगर आप इन तीन कैटेगरी में से फॉल कर रहे हो तभी आपके लिए। पर्पस क्या है? पर्पस वही है कि आपको अपने पैरों पे खड़ा करवाना, आपको लोन प्रोवाइड करना सस्ते, विदाउट कोलेटरल, विदाउट कुछ गिरवी रखे, सो दैट आप अपनी कुछ इंडस्ट्री, अपना काम धंधा चलाओ और यू कैन कम आउट ऑफ पॉवर्टी एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऐसा कुछ अपना नया धंधा, ग्रीन फील्ड कुछ धंधा शुरू करो, उसके लिए ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, ठीक है। तो स्टैंड अप इज फॉर आइदर एससीज, एसटीज और विमेन, ठीक है। इनमें एंटरप्रेन्योर्स को पैदा करना, उनको लोन प्रोवाइड करवा के, क्रेडिट प्रोवाइड करवा के उनके द्वारा किसी इंडस्ट्री को स्टार्ट करवाना, उसके लिए स्कीम है, ठीक है। अब इसके अमाउंट्स अमाउंट्स नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी पुरानी स्कीम हो चुकी है, तो इसलिए आई एम नॉट टीचिंग यू दिस इन डिटेल। बस नाम पता होना चाहिए स्टैंड अप इंडिया। कल को कोई पूछ दे स्टैंड अप इंडिया क्या है, तो ऐसा नहीं हो कि स्टैंड अप कॉमेडी करनी होती है इसमें, नहीं, ठीक है। ओके बेटा, साहिल सरकारी दफ्तर है वो, उसमें फोन करोगे 9 बजे के बाद तो कौन उठाएगा? हमारे जैसे थोड़ी है वो रात को 10:30 बजे क्लास लेंगे, वो तो 9 to 5 होता होगा उनका, 9 to 5 उठाएंगे कॉल करके, देखना, ठीक है। इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, आई स्टेम। आई स्टेम क्या था बेसिकली? अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताओ, अभी हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? हु इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ?
एक प्राइम मिनिस्टर के अंदर एक काउंसिल है विच इज कॉल्ड एज पीएम स्टैग, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, पीएम स्टैग। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, पीएम की एडवाइजरी काउंसिल है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सारी साइंटिफिक एडवाइस प्राइम मिनिस्टर तक जाती है, दैट इज पीएसए के द्वारा, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो हु इज द प्रेजेंट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं। नहीं बेटा, जितेंद्र सिंह तो मिनिस्टर हैं। के सिवान इसरो के हैं, ममून के सिवान जी इसरो के हेड हैं, ही इज नॉट द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। मिनिस्ट्री नहीं है ये, डायरेक्ट पीएमओ का ऑफिस है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का। ओके, यस, उत्पल ने सही जवाब दिया है। विजय राघवन साहब, विजय राघवन साहब, लेट मी राइट इट, विजय राघवन साहब इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो उनके ऑफिस के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, आई स्टेम। व्हाट इज दिस आई स्टेम? बेसिकली हमारी अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैब्स हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई छोटे शहर में बैठा है तो उसको बड़े शहर में जो लैब है, सपोज अगर आप किसी टीयर 2 सिटी में रहते हो लेकिन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, अब नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है दिल्ली में, लेकिन आप बैठे हो किसी टीयर 2 सिटी में, तो आपको इस लैब का एक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरीके से कैसे इस तरीके के जो लार्ज रिसोर्सेज एंड लैब्स हैं, कैसे छोटे शहर के लोगों को भी उन लैब्स का एक्सेस मिल सके, रिसर्चर्स को एक दूसरे की रिसर्च कैपेसिटीज का फायदा उठाना अलाउ किया जा सके, उसके लिए ये आई स्टेम पोर्टल था। सो दैट वाज लॉन्च बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का ऑफिस। ठीक है, आइडिया क्या था कि इंडिया का R&D इकोसिस्टम है उसको प्रमोट करना बाय अनेबलिंग देम एक्सेस टू एग्जिस्टिंग पब्लिकली फंडेड R&D फैसिलिटीज। तो मतलब टीयर 2 सिटीज के लड़के भी हाई फाई IIT की लैब में जाके रिसर्च कर सकें। ठीक है, ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ये फंडा क्लियर हो गया, आगे बढ़े। सो आई स्टेम देख लिया, आई स्टेम क्या है? इंडियन साइंटिफिक साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप, फैसिलिटीज का मैप है। IIT की लैब में ये वाली लैब में ये चीजें हैं, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की लैब में ये है, IIT बॉम्बे की लैब में ये है, ISC की लैब में ये है, ताकि आप अपने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी वहां जाके देख सको कि इस लैब में क्या है, और वहां पे आप अपना अगर कुछ फिट करके अपनी उस लैब को एक्सेस करना चाहो तो मिल जाए। तो उसके लिए आई स्टेम प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा इंडिया का R&D इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए। ठीक है, आपको पता है इंडिया और साउथ अफ्रीका शुरू से ये कह रहे थे कि ये जो कोविड की वैक्सीन बन रही है इनको पेटेंट फ्री बनाना चाहिए, इनमें पेटेंट को एलिमिनेट करना चाहिए। तो ये मामला लेके WTO में गए थे, तो मामला चल रहा था, तो इसलिए पूरा पेटेंट का इशू चल रहा था। अब तो ठंडा पड़ गया, तो अनलाइकली टू बी आज देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज कंपल्सरी लाइसेंसिंग अंडर द इंडियन पेटेंट्स एक्ट, बट अनलाइकली टू बी आज इस समय। मोटा मोटा बता देता हूँ, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि किसी कंपनी पे पेटेंट हो चाहे किसी चीज का। सपोज देर इज दिस कंपनी जिसने HIV की कोई मेडिसिन बना लिया है, तो वो ऑब्वियसली बहुत हाई कॉस्ट पे बेचेगी, उसे हाई प्राइस पे बेचेगी, लेकिन सरकार को लगता है नहीं, इसको इतने हाई दाम पे नहीं बेचना चाहिए, बिकॉज ये पब्लिक की नीड है कि ये दवाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो वो क्या करेगी? कंपल्सरी लाइसेंसिंग इशू करेगी, फिर इंडिया की किसी जेनरिक मेडिसिन मेकर को कहेगी कि तुम इस मेडिसिन को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो। और रिवर्स इंजीनियर जैसे हम ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बेसिस पे सोचते हैं एग्जामिनर क्या पढ़ता होगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सेट करते हैं, ये कंटेंट बनाते हैं। तो सिमिलरली कंपल्सरी लाइसेंसिंग में क्या होगी? कोई फार्मा की कंपनी जाएगी इस ड्रग पे, उसको एकदम केमिकल कंपोजिशन स्टडी करेगी, रिवर्स इंजीनियर करेगी, और फिर उस मेडिसिन को बनाएगी सस्ते में, फिर उसको मास प्रोड्यूस कर देगी ताकि उसकी कॉस्ट कम आ जाए। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो भारत सरकार ये कंपलसरी लाइसेंसिंग करने बचती है, बिकॉज हमें इनोवेशन को भी प्रमोट करना है। लेकिन इस केस में इंडिया ने बोला था कि हम प्रमोट करने के लिए हमें WTO से कहना चाहिए कि वो पेटेंट्स को हटा दें। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर, दिस मच इज क्लियर। ओके, सो दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। तो आप देख रहे हो कि भले ही करंट अफेयर्स, क्रिस्पर कैस9 बस आपको पता होना चाहिए क्या है, व्हाट इज क्रिस्पर कैस9। ये बेसिकली जीन एडिटिंग टूल है, दिस इज अ जीन एडिटिंग टूल। अब कैसे काम करता है?
ये या तो आपके साइंस की फैकल्टी ने पढ़ाना चाहिए, या फिर ये आपको, बिकॉज डायरेक्टली करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ अभी इतना ही याद रखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जो आएगा ना, तो इसको बहुत ही ज्यादा कि ये पैलिंड्रोम क्या होता है और कैसे ये जेनेटिकली लोकेशन लोकेट करता है, दैट इज नॉट राइट टाइम राइट नाउ टू स्टडी ऑल ऑफ दैट। अभी इतना याद रखेंगे व्हाट इज दिस क्रिस्पस कैस9। क्रिस्पस कैस9 इज अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। इसकी मदद से आप जीनोम में चेंज करके अलग अलग जेनेटिक म्यूटेशंस ला सकते हो। ओके, नेक्स्ट है जीका वायरस। जीका वायरस का अभी दोबारा से, कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ था, दोबारा से जीका वायरस के बादल मंडराने लग गए। कहाँ पे? केरला में। जीका वायरस है क्या? बेसिकली ये भी एक वायरल डिजीज ही है। कौन सा मॉस्किटो के द्वारा इसका एजेंट है? एडीज मॉस्किटो। सो एडीज मॉस्किटो इसका एजेंट है, और ये केरला में दोबारा से एक बार स्प्रेड होता हुआ दिखा था। इससे काफी ज्यादा इश्यूज है, बिकॉज इसकी कोई क्योर नहीं है, प्लस इसकी कोई वैक्सीन नहीं है इस समय तक। तो ऐसा ना हो कि ये भी पेंडेमिक बन जाए, तो इसीलिए केरला ने बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए ताकि इसको चेक किया जा सके। अच्छा, बैट्स के द्वारा कौन सा वायरस स्प्रेड होता है, कोई बता सकता है? विच वायरस इज स्प्रेड बाई बैट्स? चमगादड़ों के द्वारा। इंडिया में ही एक वायरस था दैट वाज बीइंग स्प्रेड बाय बैट्स, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी, देखता हूं कितने साथी ये जानते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। लेट्स सी कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं। वेटिंग फॉर समबडी टू गिव द करेक्ट आंसर। पिछले साल या पिछले से पिछले साल इट वाज वेरी मच इन न्यूज। अनदर हिंट, ठीक है। नीपा वायरस, बिल्कुल सही। ममून ने करेक्ट आंसर दिया, नेहा ने करेक्ट आंसर दिया। नीपा वायरस ये भी केरला के आसपास ही था। नहीं नहीं, नीपा में बैट का भी रोल होता है। अल्फा बीटा, ये जो डेल्टा वेल्टा थे बेटा, ये तो कोविड के वो थे, इस पे तो क्वेश्चन आ गया। ये पिछले प्रचंड में हमने कर लिए थे ना, अल्फा बीटा डेल्टा। ओके, सो नीपा वायरस वाज देयर, वो भी केरला से स्प्रेड होने लगा था। दिस इज जीका, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जीका एडीज से होता है। और इससे क्या होता है, इसमें एक चीज ये भी है कि यार ये माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। सो दैट इज अनदर रिस्क फैक्टर। ये जीका वायरस आपको पता होगा अफ्रीका में काफी ज्यादा फैला था बीच में, 3-4 साल पहले। सो दैट वाज व्हाई इट वाज आल्सो इन न्यूज अलोंग विद इबोला। जीका वहां पे काफी ज्यादा फैल चुका है पहले पास्ट में। सो जीका इज देयर। और ये जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एज, बच्चे में जो पैदा हुए बच्चे में हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोसीफेली। इसमें क्या होता है, बच्चे का सिर बहुत छोटा हो जाता है और शरीर बड़ा हो जाता है, तो माइक्रोसीफेली जूलियन बैरन सिंड्रोम करके भी इसको बोलते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन नहीं है। तो जीका वायरस का स्प्रेड केरला में रिपोर्ट किए गए थे केसेस। इवेंचुअली गॉड विलिंगली ये आप कंट्रोल कर लिया गया था, ठीक है। यूटेलसैट क्वांटम सैटेलाइट, ये तो हमने कल ही देख ली थी, याद करो मैंने बोला था वो हवाई जहाज में बैठे बैठे टिकटॉक वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। वर्ल्ड की फर्स्ट कॉमर्शियल फुल्ली रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस एयरबस, हमने देखा था ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस एयरबस, कल पढ़ लिया था। तो अगेन देखो वहां क्लाउड अफेयर्स वालों ने इसको कवर किया था अगस्त में, विजर वालों ने इसको कवर किया हुआ है जुलाई में। सो अगर आप किसी एक मैगजीन को भी पकड़ के, मेरा तो ये मानना है, अगर आप एक साल एक मैगजीन को अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से मतलब फिर आप हर चीज पढ़ो, ऐसा नहीं कि एक चीज पढ़ी बाकी चीजें छोड़ दी, दूसरी जगह भागा। अगर एक मैगजीन को पकड़ के भी एक साल अच्छे से पढ़ते हो, तो मोर और लेस सारा का सारा करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं कवर हो ही जाता है। मैं जस्ट इन केस टू बी डबल श्योर दो मैगजीन्स कवर करवा रहा हूँ। बट अगर आप खुद से पढ़ रहे हो और एक मैगजीन को भी अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से मतलब जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, डिटेल में कि कोई चीज स्किप नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस तरीके से एक मैगजीन भी पढ़ोगे तो भी सही रहेगा। ओके, नहीं, कोविड का ओरिजिन के लिए डब्ल्यूएचओ बार बार अपने अपने ग्रुप्स बना रहा है, बट अभी तक पता नहीं चल पाया कैसे होगा, ठीक है। श्रेयांश, पुराना वाला प्रचंड देख सकते हो, वुड बी यूजफुल, बट अभी वाली ये वाली सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन ये वाली सीरीज से आएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट है नौका। नौका क्या होता है? अब जरा नाम से गैस मारने की कोशिश करो। अब देखते हैं, देखो ये भी कई बार बैक फायर कर जाती है स्ट्रेटेजी, जब बच्चे ओवर स्मार्ट होने लगते हैं। अभी तक यूपीएससी धीरे धीरे मुझे लगता है जान जाएगी ये बच्चों की तिगड़म विगड़म, फिर हमें नए तिगड़म बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो नौका,
नौका समझ के क्या दिमाग में आएगा बच्चों के? बोट। ठीक है, तो हाँ, देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज आईएसएस। आईएसएस क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक बहुत बड़ी सी सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर मान के चलो है, जो अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट जो अर्थ के अराउंड रोटेट करता है इन द लो अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे स्पेस साइंटिस्ट जाते हैं, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इसके कई सारे कंपोनेंट होंगे। एक यहाँ पे सपोज ये कुछ लगाए, ये कुछ लगाए, ये कुछ लगाए, ये कुछ लगाए, ये ऐसे ऐसे सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने वाले देश कौन से हैं? क्या इंडिया उसमें से एक देश है? इज इंडिया वन ऑफ द कंट्रीज जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व है? देखते हैं, कोई बता है? नहीं, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, चाइना है या नहीं है? उत्पल विजेंदर नो बता रहे हैं। विश्व रंजन बोल रहे हैं बोट सुन के आता है, शिप आता है दिमाग में। बिल्कुल नहीं आशुतोष, नहीं। चाइना भी इन्वॉल्व नहीं है। एक्चुअली कौन से देश हैं ये आपको पता होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। याद रखो, जापान रेस करता है। जापान क्या करता है? रेस करता है स्पेस की। तो जापान हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया और यूरोप हो गया। तो कौन से 5 देश इन्वॉल्व है? जापान, रशिया, अमेरिका, कनाडा और यूरोप। इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, चाइना इन्वॉल्व नहीं है। दीज आर द 5 कंट्रीज जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उसके मैनेजमेंट, डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व थे। इसीलिए ध्यान करो, चाइना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंपटीशन में अपना एक स्काई हेवन नाम से जो उसका प्रोजेक्ट था, क्या नाम था स्काई हेवन का चाइनीज में? ये मैं उसका आपको ट्रांसलेटेड नाम बता रहा हूँ, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को उससे compete करने वाला था। ये मैंने पढ़ाया था पुरानी प्रचंड में, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। हबल तो बेटा टेलीस्कोप है मामून। हबल इज अ टेलीस्कोप जो आउटर स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए काम आती है। ठीक है, पिछले प्रचंड में याद करो, पढ़ाया था मैंने, आपको बताया था कि उसको स्काई हेवन या ऐसा नाम दिया जाता है। सो लेट्स सी कितने बच्चे जानते हैं। नहीं बेटा, तियानवे तो दूसरा था। तियानवे वॉज तो इंटर प्लानिटरी मिशन वाला। That was international interplanetary. That was Tianwei was different. Yes, Tiangong was the correct answer. जो चाइना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की टक्कर का अपना बना रहा था, चाइना ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे तुम गेम में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, मैं अपना ही गेम बना दूंगा। तो चाइना को बस टियांगोंग, टियांगोंग बस चाइना वाला। ठीक है, सो अब बात क्या चलिए, बात चलिए नौका की। तो नौका क्या है? अब इसमें रशिया का भी कुछ कंपोनेंट होगा। तो रशिया का जो कंपोनेंट है, रशिया उस कंपोनेंट को रिप्लेस करके नया कंपोनेंट डाल रहा है, रशियन मॉड्यूल। तो उस मॉड्यूल का नाम है नौका। ठीक है, अब नौका रशियन में साइंस होता है, इसका मतलब कि फिजिक्स होता है कि केमिस्ट्री होता है? अनलाइकली टू बी आस्क्ड। अपने को याद रखना है नौका क्या है। आईएसएस में रशिया अपने मॉड्यूल को रिप्लेस करके एक नया मॉड्यूल लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नौका। आईएसएस क्या है, कौन कंट्रीज इन्वॉल्व है, वो हमने देख लिया। ओके, सो दिस मच इज क्लियर। बिल्कुल ठीक है। तियानवे, अच्छा तियानवे सर्च करके बताना मुझे, तियानवे था क्या? तियानवे, तियान हे, ऑल दीज आर चाइनीज मिशन। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर अमेरिका ऋषभ। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। सो कंट्रीज मैंने बताया ना, जापानीज रेस, जापान, यूएसए, यूरोप, कनाडा, रशिया, ऑल दीज कंट्रीज आर इन्वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट है ये एस्ट्रॉइड रियुगु। ये थोड़े स्पेस के देख लेते हैं। बेसिकली रियुगु, पहली चीज आपको बताना चाहिए, रियुगु क्या है? ये एक एस्टोरॉइड है। एस्टोरॉइड क्या होता है? एस्टोरॉइड वो बड़े बड़े लार्ज रॉकी पीसीज होते हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स आर प्रेजेंट बिटवीन विच टू प्लैनेट्स का ऑर्बिट? ये बताओ, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो प्लैनेट्स के बीच में बोली जाती है? ये मेटल्स के बने होते हैं यूजुअली। इसमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में आपको मेटल्स, आइस, ड्राई रॉक्स देखने को मिलती है एस्ट्रॉइड में। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो प्लैनेट्स के बीच में बोली जाती है?
बिल्कुल सारे साथी सही जवाब दे रहे हैं, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, ठीक है। सो मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट हमें दिखती है, दैट इज द एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। सो एस्ट्रॉइड, एक एस्ट्रॉइड है ryugu, वहां पे जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट भेजा था जिसका नाम रखा उन्होंने हायाबुसा 2। तो जापान ने हायाबुसा 2 यहाँ भेजा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था हायाबुसा 2, बिकॉज इसका पर्पस क्या था, ये एस्ट्रॉइड पे जाएगा, वहां पे खुदाई करेगा जेसीबी के जैसे, ईंट पत्थर उठाएगा और उन ईंट पत्थर को लेके वापिस आएगा। अब जैसे जीसीबी की खुदाई पे की वीडियो पे खूब व्यूज आते हैं, वैसे जब ये खुदाई करके रॉक वापस लेके आया, तो उस रॉक को देखने के लिए एकदम हुजूम जमा हो गया। नासा वालों ने कहा हमें रॉक दो, इंडिया ने बोला हमें भी रॉक दिखाओ। तो ऐसे ही जेसीबी की खुदाई की तरह जो हायाबुसा 2 खुदाई करके लाया रियुगु से, उस खुदाई को अब हर एक कंट्री ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये रियुगु है, दिस इज बिफोर मार्स ऑल्सो, तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट का पार्ट नहीं था, इसलिए इट वाज इजीली एक्सेसिबल, इसीलिए यहाँ पे हायाबुसा 2 मिशन भेजा जा चुका था, ठीक है। अब इसको स्टडी करके जो भी साइंटिस्ट रिजल्ट्स निकालेंगे, वो जब रिजल्ट निकालेंगे तब देखेंगे, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट शंका, क्या क्या याद रखना है वो समझे। इंपॉर्टेंट चीज है ये पता होना कि हमें क्या क्या याद रखना है, व्हाट टू रिमेम्बर। वैसे तो बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली डू वी नीड टू रिमेम्बर, ठीक है। ryugu समझिए क्या है, एस्ट्रॉइड है। कौन हायाबुसा 2 क्या है वो समझ लिया, एंड वहां से मटेरियल वापस लेके आए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज गैनीमेड। व्हाट इज गैनीमेड? गैनीमेड सबसे बड़ा मून है, लार्जेस्ट मून जो हमारे सोलर सिस्टम में है, दैट इज गैनीमेड। कौन से प्लैनेट का मून है? इट इज द मून ऑफ विच प्लैनेट? कैन एनीवन टेल मी? कमेंट में बताओ यार, ये तो पता होना चाहिए। अभी ये वन लाइनर है, लूसेंट की जो जीके की किताब होती है, उसमें शायद जो ज्योग्राफी का स्पेस वाला चैप्टर, उसका फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट या सेकंड पेज में ये चीज पता है, तो ये तो आप लोगों को खुद से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबको पता होना चाहिए। इट इज जुपिटर का मून, लार्जेस्ट प्लैनेट का मून है, ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट का मून है, लार्जेस्ट है गैनीमेड, गैसियस है लार्जली, ठीक है। सो गैनीमेड में आप हबल टेलीस्कोप से क्या पता चला, नॉट इंपॉर्टेंट, बस ये याद होना चाहिए गैनीमेड किसका मून है, जुपिटर का मून है, ठीक है। ओके, अच्छा हाँ, ये भी हुआ है एक चीज। अब चाइना आपको पता है स्पेस में काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, तो एक बार उसने स्पेस में बीज भेजे थे, चावल के बीज भेजे थे। अब वो बीज बढ़ के उसको स्पेस में रहने दिया उन्होंने कुछ टाइम, अब वो बीज वापस लाके हार्वेस्ट करे कि उनसे जो चीज होगी वो सीड कैसे, उससे जो राइस होगा वो कैसा है, टेस्टी है नहीं है, हेल्दी है नहीं है, बस उसको स्पेस राइस बोल रहे हैं, अनलाइकली टू बी आस्क्ड। चैंगे 5 मिशन के बारे में किसी को कुछ पता है? ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो दीज आर ओल्ड मिशन, अब क्योंकि उनमें कुछ कुछ अपडेट आ रहा है, इसलिए मिशन बार बार पूछे जा रहे हैं। टाइटन भी, यूरोपा भी, ऑल दीज आर मून्स ओनली, ठीक है। बेटा स्कूटी वाला जुपिटर नहीं है, स्कूटी वाला जुपिटर तो दूसरा है, ठीक है। ठीक है, तो बताओ फटाफट, चेंगे 5 यार ये सब पढ़ाए हुए हैं मैंने, इन पे बताने में अगर टाइम लग रहा है तो देयर इज सम इशू। अरे चेंगे 5 बताया था ना, मून पे चाइना ने मिशन भेजा है, लैंडिंग कर ली चाइना ने मून पे, ऑल ऑफ दैट। फर्स्ट लूनर स्पेस रिटर्न था कि वो चाइना का चेंगे 5 मून पे जाएगा, मून से रिटर्न होके आएगा, तो दैट वाज चेंगे 5 मिशन, ठीक है। बिल्कुल उत्पन्न लूनर मिशन था दामिनी, बिल्कुल सही। नहीं मार्स मिशन नहीं है बेटा, मून मिशन, ठीक है, चैंगे 5, ओके ग्रेट। सो दैट मींस ऑल ऑफ यू नाउ नो दिस, चैंगे 5 किससे था, पुराना करंट अफेयर्स है, बट क्योंकि अब दोबारा से न्यूज में आ गया तो देखो यहाँ भी लिखा होता है लूनर वॉयज, लूनर मींस मून, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है, अब कैसा क्वेश्चन बनेगा वो देखना इससे। इंडिया ने वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम किसी कंट्री ने नैनो यूरिया लिक्विड बनाया, नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर। अभी तक क्या होता था, अगर आप कभी किसानी खेती से कुछ जुड़े हुए हो तो आपने देखा होगा सफेद सफेद यूरिया का पाउडर सा मिलता था, उसे किसान क्या करते थे, पानी में घोल देते थे और फिर पानी में घोल के खेत में डाल देते थे। तो यूरिया क्यों चाहिए होता है? यूरिया फसल को क्या प्रोवाइड करता है, मोस्टली नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। सो इसकी वजह से क्या होता था, एक तो यूरिया वेस्टेज बहुत ज्यादा होती थी, बिकॉज आधे से ज्यादा यूरिया पानी के साथ बह जाता था। तो इसका उपाय करने के लिए सरकार एक इनिशिएटिव पहले लेके आई थी, दैट वाज नीम कोटेड यूरिया।
नीम कोटेड यूरिया का एक पर्पस तो ये था कि पानी में जो घुल के यूरिया वेस्ट हो जाता है वो ना हो। दूसरा पर्पस ये भी था कि यूरिया को पहले डाइवर्ट कर देते थे लोग, क्योंकि यूरिया सस्ते दाम पे मिलता था, गवर्नमेंट की सब्सिडी होती थी, तो यूरिया का डाइवर्ट करके और दूसरे पर्पसेस के रादर देन फर्स्ट फर्टिलाइजर और पर्पसेस के लिए यूज करते थे। सो उसको भी चेक करने के लिए नीम कोटेड यूरिया लेके आई सरकार। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया पे 3 से 4 बार अलग अलग पेपर में सवाल पूछ दिए थे सरकार ने। तो अब यूरिया पे एक और ऐसा ही इनोवेटिव चीज हुई है इस बार, दैट इज नैनो यूरिया फर्टिलाइजर यूरिया लिक्विड। तो हो सकता है आई एम एक्सपेक्टिंग इस पे भी क्वेश्चन आएगा। सो मोर इंपॉर्टेंट देन इन्फॉर्मेशन इज हाउ आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स, कि अच्छा अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे नीम कोटेड यूरिया पे आपको 3 से 4 पेपर तो सिर्फ यूपीएससी के पेपरों में मिलेंगे। सिविल सर्विसेज का पेपर देख लो, सीएपीएफ का पेपर देख लो, सीडीएस का देख लो, इन तीन में नीम कोटेड यूरिया पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब सेम जो वर्क उसका था वही वर्क ये भी कर रहा है, तो हो सकता है इस पे भी क्वेश्चन है। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग द थॉट प्रोसेस ऑफ हाउ वी आर पिकिंग थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट और नॉट। ठीक है, ये लर्निंग आपको आ रही है या नहीं आ रही, बिकॉज अल्टीमेटली आपको आत्मनिर्भर बनना है। आई डोंट वांट यू टू बी समबडी जो स्पून फीडिंग पे डिपेंड करे मेरी। ठीक है, यस बिल्कुल, बैक साइड पे लक्ष्य को याद है, देखो लक्ष्य को याद है, वो हमने देखा था ना, मून का सिर्फ 59% ऑफ द पार्ट इज विजिबल फ्रॉम अर्थ। जो बैक साइड ऑफ द मून है दैट इज नॉट विजिबल फ्रॉम अर्थ। और ये जो चेंगे 5 था चाइना का, वो जाके बैक साइड ऑफ द मून पे लैंड किया था। ग्रेट लक्ष्य, दैट मीन्स यू आर स्टडिंग दैट। बिल्कुल, उत्पल ने भी सही बात बोली है, ग्रेट। सो उत्पल, लक्ष्य, हैप्पी टू सी दैट ऑल ऑफ यू नो दिस। ठीक है, नैनो यूरिया लिक्विड बताता हूँ अभी बेटा, अभी तो मैं बस बता रहा हूँ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। सो अब क्या है नैनो यूरिया लिक्विड, बेसिकली क्या किया है, एक हमारे यहाँ फार्मर्स कोऑपरेटिव है विच इज कॉल्ड एज इफको। तो इफको ने इसको इंडिजिनियसली बनाया है। ठीक है, नैनो यूरिया लिक्विड हैज बीन मेड बाय whom, इट हैज नॉट बीन मेड बाय आईसीएआर। कोई सोचा आईसीएआर जवाब है, नहीं। तो इट इज नॉट बीन मेड बाय आईसीएआर, इट हैज बीन मेड बाय इफको। क्या करेगी नैनो यूरिया लिक्विड, जितने एरिया को इरिगेट कर, फर्टिलाइज करने के लिए आपको सपोज 1 kg यूरिया लगता था, तो नैनो यूरिया लिक्विड सिर्फ 500 ग्राम्स में ही कर देगी। तो 50% ऑफ द क्वांटिटी में आप 100% ऑफ द रिजल्ट्स पा सकते हो इससे। सो इससे क्या होगी, वेस्टेज कम होगी। अब क्योंकि नैनो यूरिया लिक्विड है, मतलब इसमें बहुत ही माइन्यूट लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, सो इट वुड बी हैविंग मच मोर सरफेस एरिया and number of particles would also be more, so that is why it would be much more impactful। इसीलिए ये लेस देन 50% क्वांटिटी में ही वो इफेक्ट दे देगी। ठीक है, उससे क्या होगा, इट इज ऑल्सो चीपर, इट इज ऑल्सो चीपर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू स्टार्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया लिक्विड। किसने डेवलप किया है, इफको ने डेवलप किया, और इफको इसको अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा है नेशनल फर्टिलाइजर्स एंड राष्ट्रीय केमिकल्स को। बट डेवलप किसने किया, डेवलप इट हैज बीन डेवलप्ड बाय इफको। तो इफको ने डेवलप किया, क्या है, कम कॉस्ट में कम क्वांटिटी में सेम रिजल्ट प्रोवाइड करना। इसका वो है कैसे, सरफेस एरिया बढ़ा के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा के। ठीक है, एंड इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली नैनो यूरिया लिक्विड। एक एक पेज के ऐड आए थे इसके 2-3 दिन भारत सरकार की तरफ से, दैट इज व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस पे कुछ ना कुछ फंसेगा। ओके, यस यस, गुरुग्राम वाली इफको चौक वाली, बिल्कुल लक्ष्य, इफको चौक वाली विजेंदर, हाँ वही वाली इफको है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। तो ये इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, सो दैट इज इफको। तो देखो ये हो गया यहाँ तक 43 तक। अब आ जाते हैं जीआई टैग। जीआई टैग वैसे हर महीने आते रहते हैं, तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो यह है कि यार याद नहीं करने चाहिए, बिकॉज इतने सारे हो जाएंगे। हर महीने अगर 4 जीआई टैग भी न्यूज में आ रहे हैं, और हम पे अगर 1 साल का करंट अफेयर्स करना है, तो 36 तो जीआई टैग यही हो गए। सो पर फिर भी देख लेते हैं अगर कोई फंस जाए, क्योंकि इस बार हम अभी 6 महीने के कर रहे हैं, तो इसमें तो एटलीस्ट देख ही लेते हैं क्या क्या थे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला है अपना मदुराई वाला। मदुराई को सिटी ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जैस्मीन कैपिटल, क्योंकि जो जैस्मीन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है मदुराई को। तो मदुराई के ऐसे टेम्पल्स में, क्योंकि आपको पता है साउथ इंडिया के जो द्रविडियन आर्किटेक्चर टेम्पल्स है, वहां पे फूल चढ़ाए जाते हैं टेम्पल्स में बहुत ज्यादा। सो मदुराई में कौन सा टेम्पल लोकेटेड है, पहले तो ये कमेंट करके बताओ, और किन्होंने बताया है, बनाया है, देखो कितनों ने हिस्ट्री पढ़ी है। एंड दैट टेम्पल इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अनदर हिंट। ठीक है, सो मदुराई इज कॉल्ड एज द जैस्मीन कैपिटल ऑफ इंडिया। जैस्मीन का जो फूल है वो वहां पे
काफी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनली। उसके अलावा भी काफी सारे मिलते हैं, तो मदुराई के ट्रेडिशनल फ्लावर्स के लिए उसको जीआई टैग दिया गया। और उसमें भी एक स्पेसिफिक जो जैस्मीन की स्पीसीज है, दैट इज कॉल्ड एज मदुराई मल्ली। तो मदुराई मल्लई, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, नॉट बीइंग रेसिस्ट। मल्लू, मल्लू इज यूजुअली यूज फॉर तमिलनाडु, तो मदुराई मल्लू या मदुराई मल्ली कहाँ का होगा, तमिलनाडु का होगा। सो मदुराई का होगा, नाम पे ही मदुराई है। एंड इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, इट इज एसोसिएटेड विद फ्लावर्स, जैस्मिन कैपिटल। उसके अलावा भी काफी सारे फ्लावर्स हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। फेजील मैंगो, अब मैंगो की हर एक अलग अलग स्पीसीज अलग अलग स्टेट पे जीआई टैग है, तो आई डोंट थिंक सारी याद करनी है। अब ये फजील मैंगो क्योंकि न्यूज में आ गया, तो देख लो कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। बट अगेन कॉस्ट बेनिफिट जीआई का मेरे हिसाब से खराब रहता है, पर्सनली आई डोंट रिमेम्बर देम, ठीक है। मृणाल बोल रहे हैं क्लास में बहुत अच्छा लगता है, थैंक्स अलॉट मृणाल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने और साथियों के साथ भी शेयर करें, टेलीग्राम चैनल पे बाकी साथियों को भी जोड़ लें। बिल्कुल, मीनाक्षी टेम्पल इज ऑल्सो देयर इन मदुराई। नहीं, सरवन बेलागोला तो अलग है बेटा, दैट इज इन कर्नाटका, ठीक है। चिंटू बोल रहे हैं ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, ग्रेट चिंटू। तो फैजिल मैंगो कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। अब भलिया वीट कहाँ का है, ये भाल रीजन जो गुजरात का है वहां का है, तो भलिया वीट इज इन गुजरात। तो दीज आर इन न्यूज, देख लो एक बार, अगर याद रह जाए तो बढ़िया। फैजिल मैंगो कहाँ का, फैजिल मैंगो वेस्ट बंगाल, ठीक है। फैजल भाई वेस्ट बंगाल के, आपको पता है। भलिया वीट भाला लेके 2002 में लोग भागे थे, कहाँ पे, गुजरात में। तो भलिया वीट कहाँ का हो गया, भाला लेके जहां लोग भागे 2002 में, दैट इज गुजरात, ओके। फैजल भाई को कहाँ की सरकार प्रोटेक्ट करती है, वेस्ट बंगाल की सरकार, ठीक है। सो ऐसे याद कर लो, कुछ भी रैंडम बनाओ जो भी आपको समझ आता है। एग्जाम तक ही ये जीआई टैग याद रखने होते हैं, उसके आगे दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा तेजस, ओके, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर, आगे बढ़े आप। सो देखो, हमने न्यूज इन शॉर्ट कर लिया। अब ये प्लेसेस वाला एक बार जब चैप्टर एंड हो जाएगा तब करेंगे, बिकॉज देन इट वुड मेक मच सेंस। एक बार ये पर्सनालिटीज देख लेते हैं। लल्लेश्वरी, और अब ये भी आपको हिस्ट्री क्या है, वैसे आपको ये सब पता होना चाहिए। लल्लेश्वरी या लाल देव क्या है, एक सूफी, सॉरी, शैवाइट पोएट थी कश्मीर की, ठीक है। भक्ति सूफी शैवाइट थी स्पेसिफिकली, और लाल वाक सुन के लिखे हुए थे, ठीक है। कश्मीर की है, शैवाइट ट्रेडिशन को बिलोंग करती है। तो लाल लल्लेश्वरी या लाल देव, वो आपने सुना होगा, लाल लाली रखे ऐसे, एक एक जो वो कुछ है। तो लल्लेश्वरी या लाल देव शैवाइट पोएट कश्मीर की। अब शंकर देव असम के हैं, इन्होंने, आपको पता होगा, असम के वो जो क्लासिकल डांस है सतरिया, उसको कंसीव करने में वहां का अंकिया नाट जो है, इन सब में इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बाल गंगाधर तिलक, आप सबको पता होना चाहिए, क्या क्या होम रूल लीग, केसरी महारत, कोर्ट्स इनकी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये सब आपको अब वन लाइन है। इनकी बर्थ डेथ एनिवर्सरी आई थी, इसलिए यहाँ पे ये सब दिया। कादम्बली गांगुली, फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट ट्रेंड फिजिशियन, ठीक है। सो दैट इज देयर। इसके अलावा फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वामी विवेकानंद, ये आप खुद से भी देख सकते हो, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज स्टैटिक। नेशनल डॉक्टर्स डे डॉक्टर बीसी रॉय के नाम पे मनाया जाता है। इन्होंने एक केमिकल्स की कंपनी भी स्टार्ट की थी ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। ओरिजिनेटर ऑफ द स्लोगन जय हिंद, इंपॉर्टेंट है। जय हिंद जो स्लोगन था, दैट वाज गिवन बाय सी आर पिल्लई। जैसे जो क्विट इंडिया था, वो किसने दिया था, क्विट इंडिया स्लोगन जो है, वो किसने दिया था, क्विट इंडिया। लेट्स सी कितने बच्चे दे पाते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। कमेंट करो फटाफट से गाइस। बिल्कुल, बोरो बोल रहे हैं ही इज फ्रॉम असाद, उन्हें सतरिया के बारे में पता है। ओके, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। सो क्विट इंडिया वाज नॉट गांधी जी, कई बच्चे गांधी जी बोल रहे हैं, गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट को हेड तो किए थे,
पर ये जो क्विट इंडिया की लाइन है ना, दिस वाज गिवन बाय यूसुफ मेहरली। सो इट वाज यूसुफ मेहरौली। ठीक है, ऐसे ही जय हिंद की जो वॉर क्राई है, दैट वाज फर्स्ट पुश्ड बाय सीआर पिल्लाई। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जय हिंद एज अ स्लोगन हम सबको पता है सुभाष चंद्र जी ने भी यूज किया, बट फर्स्ट जो उसके मेजर यूजर थे दैट वाज सीएम सीआर पिल्लाई। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब इन सब का चंद्रशेखर आजाद का बैकग्राउंड ये मैं इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो अमृता शेरगिल किस लिए फेमस है, इन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया इंडिया के लिए, जो एम्स का पूरा, बिकॉज शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर्स, तो इंडिया के जो एम्स का है उनके पीछे इनको ब्रेन माना जाता है। दलाई लामा में आपको बताया, नए दलाई लामा अपॉइंट करने के लेके चल रहा है, तो कैसे अपॉइंट होते हैं, ऑल ऑफ दैट इज इंपॉर्टेंट, बट करंट का नहीं है, सो आई एम स्किपिंग दैट। ठीक है, ओके, सो आई होप ये सब क्लियर हो गया सबको, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी इशू, तो हमने ये वाले देखो वन लाइनर इस बार जल्दी खत्म कर दिया। टुडे इट डिड नॉट टेक अस दैट मच टाइम। तो यही होगा ग्रेजुअली, क्योंकि अब आधी से ज्यादा चीजें हमने पढ़ी होंगी, या आधी से ज्यादा चीजें हम या तो दूसरी वाली पीडीएफ में या इस पीडीएफ में पढ़ चुके होंगे। सो न्यूज इन शॉर्ट वी आर डन विद दिस। अब शुरू से पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग वाले टॉपिक जो थोड़े बड़े वाले हैं, एंड ट्राई टू डू इट हाफ वे एटलीस्ट। आज आधा निपटा लेते हैं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस कल के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक जो हमें पॉलिटी में दिख रहा है दैट इज सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, हमने याद करो पिछली क्लास में देख लिया था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद हमने देख लिया था 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या क्या उनमें चेंजेस हुए थे वो देख लिया था। तो यहाँ पे बस सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के लिए जो कमिटी बनी थी वो भी हमने पहले पढ़ ली थी, जस्टिस रोहिणी कमीशन। अब उसकी रिपोर्ट डिस्कस की गई है यहाँ पे, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए गए हैं कि सब कैटेगराइज करने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ऑल ऑफ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जाम दैट वी आर गोइंग टू फेस ऑन 14th नवंबर। सो आई एम स्किपिंग दैट, और बाकी इसमें स्टैटिक पॉलिटी का पार्ट है। ठीक है, सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, सो आई एम स्किपिंग दैट। ये सब आपको पता होना चाहिए, हाँ पता होना चाहिए, बट नॉट इन करंट अफेयर्स इन योर स्टैटिक। अब जो भी चीज आए उसका बैकग्राउंड पढ़ने लग जाए तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एक और यहाँ पे जो करंट का हुआ था दैट इज AIQ, पता होना चाहिए बिकॉज न्यूज में काफी ज्यादा था। ऑल इंडिया कोटा, तो ऐसा होता है अगर आप में से कोई बच्चा नीट या MBBS की तैयारी कराए कभी, सो स्टेट्स के मेडिकल कॉलेजेस भी होते थे और उसमें ऑल इंडिया कोटा होता था। तो शायद अंडर ग्रेड में इट यूज टू बी 15-20% की जितनी भी सीट्स होंगी उसमें 15 से 20% मेडिकल कॉलेज की ऑल इंडिया कोटा के लिए फिक्स रहती थी, बाकी सब स्टेट के बच्चों से भरती थी। सो ये जो ऑल इंडिया कोटा में था सिस्टम, 2007 तक तो कोई रिजर्वेशन था ही नहीं इसमें। 2007 के बाद भी जब इसमें रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें SCs और STs के लिए रिजर्वेशन शुरू हुआ, OBCs के लिए नहीं हुआ। तो अब रिसेंटली 2021 में सरकार को आके होश आया कि अरे इसमें तो हम चेंज करना भूल ही गए। तो 2021 में सरकार ने चेंज किया और इसमें EWS और OBCs का कोटा भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब कोई बोल रहा है ये यूपी इलेक्शन के लिए किया, इसके लिए किया, ऑल ऑफ दैट इज यूजलेस फॉर अस। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन समझ ली क्या, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है। 15% अंडर ग्रेड में होती थी, हाँ 15 से 20 यही कुछ रहता था। सो बेसिकली ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, मेडिकल जितने भी सरकारी मेडिकल डेंटल कॉलेज होते थे उसमें टोटल सीट जितनी होती थी उसकी 15% अंडर ग्रेड में, 50% PG में सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए फिक्स हो जाती थी। उसमें किसी भी डोमिसाइल का बच्चा मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन पा लेता था। तो अगर आप बिहार के बच्चे हो और आप लेडी हार्ट इंच दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इस ऑल इंडिया कोटा स्कीम के थ्रू अपना एडमिशन करवा सकते हो। ठीक है, सो आपको रैंक अच्छी आएगी तो मिल जाएगी। अब क्या है, ये जो 15% है इसमें सारे रिजर्वेशन हो गए हैं, SC ST OBC EWS। पहले तक क्या था, 2007 से पहले तो कोई भी नहीं था, 2007 के बाद से SC ST का आया और अब इसमें OBC और EWS भी आ गया, तो अब वैसी ही सीटें कम बची टू बी प्रिसाइज। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर, ये वाला क्लियर हो गया। हाँ, दलाई लामा खुद बताते हैं कि अगला दलाई लामा कौन बनेगा, बट अब चाइना क्या पुश करने की कोशिश कर रहा है, चाइना कह रहा है अरे नहीं नहीं हम बताएंगे कि अगला दलाई लामा कौन बनेगा, तो उसको लेके डिबेट चल रही है। ओके, सो दिस इज क्लियर, डॉक्टर वाला फंडा क्लियर हो गया। ये देख ली स्कीम क्या है, ऑल इंडिया कोटा समझ लिया और सरकार ने OBC EWS को इसमें इंक्लूड किया, ये समझ लिया।
ओके, अब ये जुवेनाइल जस्टिस बिल में क्या क्या चेंज हुआ है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऐसा स्पेसिफिक बिल नहीं आएगा। बेसिकली याद कर लो इसमें कि एडॉप्शन के प्रोसीजर को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करा है, कि किसी को गोद लेना है बच्चा तो उसको स्ट्रीमलाइन करा है, उससे रिलेटेड ये अमेंडमेंट आया था। अब इसकी डिटेल इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, और इंडिया इसके थ्रू अपने फुलफिल करता है कमिटमेंट टुवर्ड्स द हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, एडॉप्शन से रिलेटेड एक हेग कन्वेंशन है, उसका अपना वो फुलफिल करता है। अगेन आई डोंट थिंक इस पे क्वेश्चन आएगा, यू कैन स्किप दिस। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स खूब सारे चलते रहते हैं। यहाँ ये स्टैटिक का सवाल है आपका, आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट रिवर के डिस्प्यूट में कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व है। सो द आइडिया इज, ये भी आपके स्टैटिक ज्योग्राफी का है, आपको पता होना चाहिए कौन से, जैसे वंशाधारा रिवर है, इस पे कुछ मेजर रिवर्स तो आपको पता ही होंगी कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, वो स्टेट्स पता होनी चाहिए। वंशाधारा लोगों को नहीं पता होती, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। वंशाधारा रिवर कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन और उड़ीसा वाला रीजन, तो इन दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट है वंशाधारा रिवर को लेके। सिमिलरली महादाई रिवर या मंडोवी रिवर, गोवा को लेके इस पे डिस्प्यूट है, गोवा को डिस्प्यूट है इस पे, कर्नाटक और महाराष्ट्र को लेके डिस्प्यूट है। ठीक है, बाकी रिवर्स तो आपको पता ही होंगी कौन सी है। कृष्णा इज इंपॉर्टेंट, कृष्णा इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज गोदावरी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कृष्णा एंड गोदावरी रिवर का जो डिस्प्यूट है उसमें विच स्टेट्स आर इन्वॉल्व। वैसे इजी है बिकॉज काफी सारी स्टेट्स हैं, बट जो एग्जाम में लोगों को नहीं पता रहती, जिसपे क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज वंशाधारा एंड महादाई या मंडोवी। तो वंशाधारा ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, एंड महादाई रिवर इज गोवा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। गोवा, सॉरी, गोवा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे। ओके, सो वाटर डिस्प्यूट्स को लेके एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान का, दैट इज आर्टिकल 262। व्हाट डज आर्टिकल 262 डील विथ? कोई बता सकता है? अगर दो स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट हो जाए तो उसका मामला सुलझाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? ओके, मामून, मैं बेटा आप लोगों के दिल में रहता हूँ, सो द ओनली प्लेस दैट आई रिसाइड इन इज योर दिल। उसके अलावा तो मैं घूमता रहता हूँ। ठीक है, हाँ, मामला यह है कि अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते डायरेक्टली। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट फिर भी उंगली करके आप घुस ही जाता है, बट ओरिजिनल जो संविधान की प्रस्तावना है वो कहता है कि आर्टिकल 262 स्पेसिफिकली सेज दैट इफ देयर इज अ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, दो स्टेट्स के बीच में पानी को लेके झगड़ा है, देन द मैटर वुडंट बी लुक्ड अपॉन डायरेक्टली इन इट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 262 आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 262 बोलता है कि जब भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट और कोई भी कोर्ट उसमें कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं कर सकती, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा उसके हिसाब से डिस्प्यूट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सो दैट इज आर्टिकल 262, बट स्टिल हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा वाटर डिस्प्यूट्स में अपने को इन्वॉल्व करती है। ओके, सो दिस इज क्लियर। अब इसकी बाकी डिटेल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से डील करता है, जरा भाई बता दो। व्हाट डज 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील विद? इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज न्यूज में काफी था फॉर सम अदर रीजन। ये वाली न्यूज तो अखबार में कभी सुनी ही नहीं होगी आपने, किसी भी न्यूज चैनल में मैंने तो नहीं पढ़ी थी। आई ऑल्सो रेड इट फर्स्ट टाइम इन वन ऑफ द करंट अफेयर्स का पीडीएफ ओनली। ठीक है, नहीं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में विजेंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, बिकॉज आर्टिकल 262 क्लियरली प्रोहिबिट्स सुप्रीम कोर्ट। बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट, जिसको एक तरीके से जुडिशियल ओवररीच बोला जाता है, उसकी वजह से इसको खुद को इन्वॉल्व करता है। नहीं, राम मंदिर के लिए बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ। राम मंदिर के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ? कोई नहीं हुआ ऐसा। 97 डील्स विद, पुराना है, 2011 का है। इट डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किससे डील करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी से। सो 2011 में ये बोला गया कि कई सारी चीजों को, कि भारत की सरकार लोगों को प्रमोट करेगी, वो कोऑपरेटिव्स बनाए। फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 19 के अंदर, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो उसको भी ऐड किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और रिसेंटली ये पूरी चीज इंपॉर्टेंस में क्यों आई थी? बिकॉज
देयर वाज दिस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एक नई मिनिस्ट्री बनवाई गई है इस बार, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के मिनिस्टर किसको बनाया गया है, ये तो हर किसी को पता होगा, मंडोवी या महादाई रिवर, करण उस रिवर का नाम है, दामिनी। ओके, बिल्कुल सही जवाब, सारे साथी सही जवाब दे रहे हैं, इट इज श्री अमित शाह जी। अमित शाह जी को मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। अब ये कोऑपरेशन कैसा वाला कोऑपरेशन है, ये मत समझ लेना कि सेंटर स्टेट में कोऑपरेशन करवाना है या लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में, हाँ वैसा कोऑपरेशन भी वो करवा देते हैं। बट ये वाला जो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है, ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कैसे प्रमोट किया जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब क्या होता है, सहकारी समितियां। यानी 4-5 लोग इकट्ठे आए, उन्होंने बोला यार सब अपनी रिसोर्सेज मिलाते हैं, मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और इस ग्रुप के थ्रू हम चीजों को रन करेंगे। तो जिसमें जो इनका बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, दीज आर एसेंशियली व्हाट आर कोऑपरेटिव्स। ठीक है, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव्स आर वेरी वेरी पावरफुल, शुगर की काफी सारी कोऑपरेटिव्स आर वेरी वेरी पावरफुल इन महाराष्ट्र। तो पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये कोऑपरेटिव्स। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 97th अमेंडमेंट से दिया गया, अमित शाह जी को इसका मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन यहीं पे ही अमित शाह जी ने तो इसको मिनिस्टर बन के इसको एक जो इज्जत बख्शी, उस इज्जत को उतारने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास कर दिया, राजेंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और सरप्राइजिंग बात यह है, इस जजमेंट को किसी ने कवर ही नहीं किया, मतलब न्यूज में तो आई हार्डली सॉ एनी रिपोर्ट ऑन दिस। लाइव लॉ पे एक दो आर्टिकल पढ़े, बट दैट अगेन इफ यू आर समबडी फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड देन ओनली यू वुड रिसर्च दैट। राजेंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देखो ये विजन वालों ने भी जजमेंट का नाम नहीं दिया हुआ है। तो राजेंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 2021 में जो 97th अमेंडमेंट था ना, इसके कुछ पार्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो कोऑपरेटिव का अमेंडमेंट आया था, इसके हम कुछ पार्ट्स को अल्ट्रा वायर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हैं, और ये एक्ट उतना ही एग्जिस्ट करेगा जितना ये इंटर स्टेट बातों पे बोलेगा। यानी इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो जो भाई कोऑपरेटिव का मामला है, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी यूनियन इस पे लॉ नहीं बना सकता। यूनियन का लॉ सिर्फ वहीं तक एक्ट करेगा जब एक कोई कोऑपरेटिव दो स्टेट्स में ऑपरेट कर रही हो, जब इट इज अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, इफ देयर इज अ कोऑपरेटिव विच इज मल्टी स्टेट, तब तो यूनियन का जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है और वो सब चीजें वो लागू होंगी। बट इफ अ कोऑपरेटिव इज ओनली एग्जिस्टिंग इन वन स्टेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कोई डंडा नहीं कर सकती। सो इसने इस एक्ट को रीड डाउन किया है, इस अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रीड डाउन किया राजेंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने। तो ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा, जजमेंट का नाम तो रेयरली पता होगा, बट ये अमेंडमेंट भी रीड डाउन हुआ है बिकॉज इट वाजंट कवर्ड मच। तो एग्जामिनर कई बार ऐसी ही चीजों के लुकआउट में रहता है कि जो चीज दैट हैव बीन बिलो द रेडार एंड येट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर स्टेट की होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे। हाँ, उसने बाकी सब चीजों को छोड़ा कि जैसे फंडामेंटल राइट में आपने कोऑपरेटिव डाले, उसने कहा रहने दो। उसने बोला कि हम पार्ट 9B में कुछ चीजें डाल रहे, उन्होंने कहा जो इंटर स्टेट या मल्टी स्टेट ऑपरेशन से रिलेटेड है वो रहने दो, बाकी सब वुड गेट डिलीटेड। ओके, और नए स्टेप क्या क्या होते हैं हमने देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई है कोऑपरेटिव मूवमेंट को इंडिया में पुश करने के लिए। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है सबको? ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर, आगे बढ़े। सो दिस इज अगेन, अभी ये बिल की स्टेज में, देखो जब भी ये चीज बिल की स्टेज में होगी, अनलेस एंड अनटिल इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, तब तक देयर आर वेरी लेस चांसेस उससे क्वेश्चन आएगा। सो अभी जब तक ये ड्राफ्ट है और बिल की स्टेज में, वी वुडंट बी स्टडिंग दैट एटलीस्ट फॉर आवर एग्जाम। ठीक है, सीबीएफसी का हेडक्वार्टर आप सभी को पता होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कहां से होगा, मुंबई से होगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट का कल हमने एक चीज देख ली थी, वो छत्तीसगढ़ वाली, कि फर्स्ट स्टेट टू गिव कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स इन अर्बन एरियाज, विच वाज दैट स्टेट, दैट वाज छत्तीसगढ़, कल देख लिया। तो दैट वाज एनफ फॉर अस। अब इसका जो बैकग्राउंड है ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होना चाहिए।
फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या था, क्यों आया, ऑल ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, 33% एरिया, ऑल ऑफ दैट स्टैटिक पॉलिटी का पार्ट है। अब तो वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। अगर आप स्टैटिक पॉलिटी पढ़ के आओगे या पढ़ी होगी सबने कहीं ना कहीं से, तो वहां आपको पता होना चाहिए। वन धन योजना याद करो, हमने देख लिया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल की। अच्छा, वो हमने कल ये भी देखा था ना, मिनिस्ट्री ये वन धन योजना में टॉप करने वाली स्टेट कौन सी थी, मेजोरिटी ऑफ द इंडेक्सेस में कौन सी स्टेट टॉप कर रही थी, ये भी हमने कल देखा था वन धन योजना के जब अवार्ड्स हुए थे। ठीक है, विजेंदर बोल रहे हैं शेयर द सेशन टू शो कि आप अभी भी जगे हो, जब बाकी बच्चे सो चुके हैं आप अभी भी जगे हो और पढ़े हो, उसको दिखाने के लिए विजेंदर बोल रहे हैं प्लीज शेयर द सेशन। सो कुडोज टू विजेंदर टू शो द जोश एंड एंथू, कीप इट अप विजेंदर। ओके, नहीं छत्तीसगढ़ वॉज नॉट एट टॉप बेटा, छत्तीसगढ़ ने अर्बन एरियाज में किए थे, विच वॉज द स्टेट आई एम आस्किंग। लेट्स सी कितने बच्चे इसको सही देखते हैं, ये दिखाएगा आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करके आ रहे हैं या नहीं। बिल्कुल सही, अब सारे साथी सही जवाब दे रहे हैं। नागालैंड इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट, बिल्कुल सोनू, बहुत अच्छे। हाँ मामून, आप भी जगह हैं तो प्लीज शेयर करिए, अगर जिंदा हो तो एहसास कराना जरूरी है। ठीक है, अभी जिंदे हो तो एहसास कराओ, लाइव क्लास देख रहे हो तो एहसास कराओ, शेयर करो क्लास को। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे इफ यू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देन ओनली टेलीग्राम चैनल, आई होप सबको पता है एट @ssb_success टेलीग्राम चैनल है। जस्ट गो एंड ज्वाइन द चैनल, वहां पे ये लाइव क्लास जो देख रहे हो आप, यहीं पे इससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन होंगे यहीं पे होंगे, प्लस लाइव क्लास यहीं पे होती है। ओके, सो वंदन योजना जो अवार्ड थे वंदन योजना से रिलेटेड, जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मोस्ट इंडिकेटर्स में थी, दैट वाज नागालैंड। अब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स आपको पता होना चाहिए किन के लिए थे, ट्राइबल्स के लिए थे। रिमोट एरियाज में जो ट्राइबल बेल्ट्स है वहां पे उनके लिए हॉस्टल वाले स्कूल्स बनाने के लिए ये टारगेट था गवर्नमेंट का कि हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ ऐसा इसमें तो खास नहीं है, वसुदेव ये सब ज्ञान ज्ञान की बातें। अगेन ये सब जो ज्ञान की गंगा ये विजन वालों ने बहाई है, उनकी तो मजबूरी है ये ज्ञान की गंगा बहाना। हमारे लिए इस ज्ञान की गंगा में अगर कोई मोती होगा तो उसी को हम उठाएंगे। ठीक है, ये पूरी ज्ञान की गंगा ऐसे बहा देंगे, हमारे लिए अभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी वुड भी चमत्कार को नमस्कार करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का, हाँ, लेकिन वो चाय पे चर्चा करने के लिए, एसएसबी में चर्चा करने के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर आवर 14 नवंबर। सो इंडिया नेपाल में भी सेम चीज है, काफी डिटेल्ड डिस्कशन दिया हुआ है। अपने को ये पिछले साल का एक करंट अफेयर्स था, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, कि यहाँ लिम्पियाधुरा, लिपू लेक एंड काला पानी, ये जो एरिया था इसको लेके एक कार्टोग्राफिक एग्रेशन किया था। अब ये टर्म आप अगर एसएसबी में यूज कर दोगे नतमस्तक हो जाएंगे बच्चे भी और एसेसर भी। कार्टोग्राफिक एग्रेशन किया नेपाल ने इंडिया पे, उसने नक्शे पे दिखाया कि ये जो इंडिया की यहाँ पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, दिस इज दिस पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तो यहाँ पे इन्होंने अपने हिस्से में इसका कुछ पार्ट दिखा दिया विद इन दिस ट्राइंगुलर रीजन ऑफ लिम्पियाधुरा, काला पानी एंड लुपू लेक। और उन्होंने बोला कि जो काली रिवर में निकलती है, जो आगे जाके शारदा रिवर बनती है, सो इसकी मैप को लेके उन्होंने दिखाया और दिखाया कि ये उनके पार्ट का है। ठीक है, सो दैट वाज लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स कि लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, काला पानी वाला, सो उसी को इन्होंने समझाया हुआ है, पुराना सारा इतिहास खोल दिया है, अब अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कुछ करंट में आया होगा तो तब देखेंगे। ओपेक प्लस, न्यू ऑयल डील बाय ओपेक प्लस, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए व्हाट इज ओपेक। तो ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई साहब, ऑस्ट्रिया वियना में है। ठीक है, ये पता होनी चाहिए। ओपेक वाज फाउंड बाय द बगदाद कॉन्फ्रेंस। ओपेक है क्या, बेसिकली दुनिया में एक तरीके का ये कार्टेल है। कार्टेल मतलब गिरोह है, जो क्या करता है, जो एक तरीके से जैसे ड्रग कार्टेल आप सुनते हो ना, वो क्या करता है, ड्रग की सप्लाई दुनिया में कंट्रोल करता है। अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, तो ओपेक भी ये गेम खेलता है। अगर पेट्रोलियम के प्राइस कम जाने लगते हैं तो वो क्या करता है, सप्लाई कट करना शुरू कर देता है ताकि पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होने लग जाए। पर क्या हुआ, तो ओपेक एक तरीके से कार्टेल की तरह काम करता था, हेडक्वार्टर्ड एट वियना। इसमें यही सब वेस्ट एशिया की कंट्रीज थी, सऊदी हो गई, ऑल दीज कंट्रीज, कतर, कतर वाज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहरेन इज स्टिल देयर। ठीक है, सो ऑल दीज कंट्रीज वर देयर इन ओपेक। अब क्या हुआ, ओपेक के बस से बाहर चीजें जाने लगी, क्यों, कुछ नए एरियाज में तेल मिलना शुरू हुआ, जैसे यूएसए में तेल मिलना शुरू हुआ शेल गैस की फॉर्म में।
दूसरा, रशिया के जो साइबेरिया वाला एरिया था, वहां से काफी ज्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस होने लगा। सो ओपेक की ये जो एक तरीके से मोनोपोली ओवर ऑयल थी, वो वीक होने लगी। तो ओपेक ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं करेगा। अब अगर अपने से मजबूत दुश्मन बनने लग जाए तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो ओपेक ने भी कुछ ऐसा ही किया और ओपेक प्लस बना लिया। और ओपेक प्लस को बोला जाता है वियना ग्रुपिंग। तो ये क्या है, ओपेक में जो नॉन ओपेक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी उनको भी मिला लिया और बोला कि अरे भाई, दुश्मनी क्या लेनी, आओ आपस में मिलके एक साथ चीजों को करते हैं। तो ये ओपेक प्लस अब फॉर्म हो चुका है। इसमें एसेंशियली मैक्सिको, रशिया, ओमान, उज्बेक, ये सब जो पहले मेंबर नहीं थे उनको ओपेक प्लस के थ्रू इंक्लूड कर लिया गया। सो रशिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस। रशिया, बिकॉज रशिया काफी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था। तो ओपेक प्लस क्या है, ओपेक में लूजली अदर मेजर नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को इन्वॉल्व किया गया, ताकि इनके साथ मिलकर हम गठजोड़ करके ऑयल प्राइसेस को नियंत्रण में ला सकें या उनको 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 मैनिपुलेट कर सकें। ठीक है, ओके, ठीक है। यस श्रेयांश, आई हैव बीन टू पिथौरागढ़। ठीक है। कार्टोग्राफिक एग्रेशन शब्द तो याद कर ही सकते हो। ओके, सो दिस इज क्लियर। आगे बढ़े। ओपेक की बात कर ली, ओपेक समझ लिया। तो इन्होंने क्या किया, ओपेक ने अग्री कराई कि वो प्रोडक्शन को चेंज करेंगे, क्रूड प्राइल के प्राइस को बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो अपने लिए अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है ओपेक क्या है, कहाँ बेस्ड है, ओपेक प्लस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। एक और एक चीज होती है विच इज कॉल्ड एज एशिया प्रीमियम। बता देता हूँ, इसमें दिया नहीं हुआ है ऐसे। एशिया प्रीमियम, एशिया प्रीमियम क्या है, ये जो ओपेक के देश है ना, ये बड़े शैतान होते थे। ये पता है क्या करते थे, ये एशियन कंट्रीज जो हैं, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इनसे ना ज्यादा पैसा लेते थे विजा वी यूरोपियन कंट्रीज। और ये जो ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते थे, उसी पैसे को बोलते हैं एशिया प्रीमियम या एशियन प्रीमियम। तो भारत ऑब्वियसली विरोध करता है इसका, चाइना विरोध करता है, तो इंडिया चाइना मिलके ओपेक के पीछे पड़ गए कि अब से हम तुमसे ये ज्यादा पैसा लोगे तो हम तो रशिया से तेल लेने लग जाएंगे, ऐसा धमकी देने लग गए इसको। फिर इसको लेके काफी बातें चलती रहती है। तो एशियन प्रीमियम पता होना चाहिए क्या है, किससे रिलेटेड है, तेल से रिलेटेड है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि एशियन प्रीमियम पूछ लिया जाए। ओके, सो दिस इज क्लियर। ओके, कार्टोग्राफिक एग्रेशन होता है ममून कि आप मैप में दूसरे की, कार्टोग्राफी मतलब होता है नक्शा। तो नक्शे में अगर आप दूसरे के एरिया पे जाके उसका एरिया अपने एरिया की तरह दिखाने लग जाओ, दैट इज कार्टोग्राफिक एग्रेशन। ठीक है, बिल्कुल लक्ष्य सही जवाब। ठीक है, सो दैट इज एशियन प्रीमियम। आगे बढ़ते हैं। ब्रेंट क्रूड क्या होता है, ये एक तरीके से प्राइस ऑफ ऑयल मेजर करने के लिए ब्रेंट को यूज किया जाता है एज अ बेस। इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 600 बिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है, फोर्थ लार्जेस्ट हो चुकी थी रिसेंटली अभी अभी, चाइना, जापान, इनके बाद। सो फोर्थ नंबर पे आ गई थी। अब आई डोंट थिंक अपने एग्जाम वाले फोर्थ पूछेंगे या फिफ्थ पूछेंगे, बट स्टिल देख लो, फोर्थ है। फॉरेक्स के अंदर क्या क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका, दैट इज फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरे देशों की करेंसी। उसमें भी मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द करेंसी इज यूएस डॉलर। उसके बाद कुछ यूरो होता है, फिर ब्रिटिश पाउंड होता है, येन होता है और चाइनीज रेनिम्बी होता है। तो दीज करेंसीज आर देयर। लेकिन करेंसी के अलावा भी बहुत कुछ होता है। एक चीज याद करो, हमने वो पढ़े थे, आईएमएफ ने अभी तक का अपना हाईएस्ट थर्ड टाइम एसडीआर अलॉट किए हैं। इट इज द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एसडीआर दे हैव अलॉटेड। मुझे ये बता दो जरा, टोटल अमाउंट कितना था एसडीआर का जो एलोकेट हुआ है, और इंडिया का शेयर अराउंड कितना परसेंट था। देखता हूँ कितने बच्चों को फर्स्ट क्लास याद है। यह दिखा देगा मुझे कि कौन बच्चा रिवाइज करता रहता है कंटेंट, कौन सा हवा में। बिल्कुल, नेहा गुप्ता फास्टेस्ट फिंगर वर्स्ट, ग्रेट। तो इट वाज 650 बिलियन डॉलर्स, एंड इंडिया का शेयर इज बिटवीन 2 to 3%। सो नॉट द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ आईएमएफ, बट येट इट इज देयर। सो हमारी फॉरेक्स के कंपोनेंट क्या क्या है, एक तो हमने फॉरेन करेंसी देख ली, लेकिन फॉरेन करेंसी के अलावा और भी एसेट है क्या, हाँ। बॉन्ड से हम पे अलग अलग देश के, यूएस के बॉन्ड होंगे कुछ कुछ, हम पे गोल्ड होगी कुछ कुछ, उसके अलावा एसडीआर जो आईएमएफ ने इशू किया। सो दीज ऑल्सो आर पार्ट ऑफ अवर फॉरेन करेंसी असेट्स। ठीक है, सो करेंसी तो है, नकदी तो है ही, उसके अलावा बॉन्ड्स भी आते हैं, टी बिल्स भी आते हैं,
गोल्ड भी आता है, और स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ आईएमएफ जो है ये भी उसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। विजेंदर, उत्पल, गिरिराज, करण, शिवांगी, आर्यन, ग्रेट। ठीक है, श्रेयांश बहुत अच्छे। दैट मीन्स ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग हार्ड। सो इंडिया का फॉरेक्स देख लिया, क्या क्या कंपोनेंट है फॉरेक्स के। अब ऑल ऑफ दिस थ्योरी इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हाई फॉरेक्स बढ़िया है कि लो फॉरेक्स। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड स्टैटिक टॉपिक है, ये आपने उसमें पढ़ा होना चाहिए अपने स्टैटिक पॉलिटी में। ठीक है, और ऐसा कुछ करंट में अपडेट हुआ नहीं मेजर कि हम इसको दोबारा से पढ़ें। अमेंडमेंट बिल में जो आईबीसी का अमेंडमेंट बिल आया, इसमें एक चीज इस बार इंट्रोड्यूस हुई 2021 में। एक्ट ही एक्चुअली पार्लियामेंट से पास हो गया। सो इसमें एक चीज इंट्रोड्यूस्ड है, दैट इज पिर, प्री पैकेजेस जिनको बोला जा रहा है। तो बस नाम याद रखो, इससे डेप्थ में आपके एग्जाम में नहीं आएगा। प्री पैक्स, ये प्री पैक्स क्या है? एमएसएमई अगर कभी दिवालिया होने लग जाए, एमएसएमई की कुड़की होने लग जाए, तो उनको एक तरीके से थोड़ी विंडो दी जाए कि कैसे वो अपनी कंपनी को संभाल सकते हैं विदाउट गेटिंग ब्रोक। तो उनको एक संभलने का मौका दिया जाए प्री पैक्स के द्वारा, जिसमें बिफोर लिक्विडेशन, बिफोर द कंपनी बिकम्स इंसॉल्वेंट, उनको एक मौका दिया जाए जिसमें जो डेटर है, जिसने उधार लिया था बैंकों से, उसको एक मौका दिया जाए कि वो कंपनी को रिकवर कर सके, दोबारा से रनिंग कंडीशन में ला सके। तो ये फिर प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान्स इंट्रोड्यूस किया गया। तो एग्जाम में ऐसा ही मोटा सा सवाल आएगा कि प्री पैक्स, दिस अमेंडमेंट डील्स विद प्री पैक्स। तो प्री पैक्स क्या है? बेसिकली जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, उनकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को कैसे अच्छे से शॉर्ट टाइम में विदाउट द कंपनीज गोइंग बस्ट और बेली अप, कैसे उनको करा जाए। ठीक है, तो दैट इज प्री पैक्स। अब बहुत डिटेल में जाने का इट डजंट मेक सेंस अपने एग्जाम के लिए कि डेटर इन पोजेशन मॉडल है, मतलब जो ओनर होगा कंपनी का, उसको मौका दिया जाएगा कि वो कुछ दिनों के अंदर, लगभग 120 या कुछ ऐसे दिनों के अंदर कंपनी को रिकवर करा दे। ठीक है, तो फिर याद रखना है बस, प्री पैक्स आर एसोसिएटेड विद व्हाट। तो प्री पैक जो है इट इज एसोसिएटेड विद इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी। ठीक है, ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। सो और जो और मॉडल्स हैं जो प्री पैक्स के अलावा चलता है, जो ट्रेडिशनल मॉडल है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, क्रिप बोलते हैं उन्हें, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो उसमें तो अलग ही मैटर चलता है, उसमें डेटर इन पोजेशन नहीं रहता, उसमें कंपनी की ओनरशिप टाइम के लिए इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के हाथों में चली जाती है। सो दैट इज द जनरल प्रोसेस। फिर बस हमें याद रखना है इट इज फॉर एमएसएमई इंडस्ट्रीज, ताकि जो मालिक है उसी के कंट्रोल में रहे, डेटर रिमेन्स इन कंट्रोल, और वो अपनी कंपनी को रिकवर कर सके। तो इसके लिए ये पिर्प इंट्रोड्यूस किया गया है। हाँ, नेक्स्ट है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो अभी तक क्या होता था, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती थी तो दैट कुड ओनली बी बॉट बाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या प्राइमरी डीलर्स। बट आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बाद आप मेरे हम लोगों जैसे डायरेक्ट जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया के इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स, वो भी अब डायरेक्ट भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं। सो उसके लिए जो आरबीआई ने एक स्कीम लाई है, दैट इज आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो बस ये याद रखना है किससे एसोसिएटेड है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम अलाउ करती है रिटेल इन्वेस्टर, यानी आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर को डायरेक्टली भारत सरकार या राज्य सरकारों के बॉन्डों में पैसा लगाने से। ठीक है, और कैसे लगाएंगे? ये आरबीआई का एक पोर्टल है विच इज कॉल्ड एज ई कुबेर। आरबीआई का जो सेंट्रल कोर बैंकिंग सिस्टम है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, उसको बोलते हैं ई कुबेर। तो ई कुबेर में आपका एक खाता खोल दिया जाएगा, यू वुड बी गिवन एन अकाउंट इन ई कुबेर, और उस खाते से फिर आप इन जैसे शेयर्स की खरीद बेच करते हैं आप अपने जीरोधा या ग्रो के अकाउंट से, वैसे इस ई कुबेर में जब आपका खाता खुल जाएगा, उस खाते के थ्रू आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डायरेक्टली बाय सेल कर सकते हैं। सो दैट इज आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ठीक है, सो आपका एक अकाउंट खुलेगा आरबीआई के उसमें, और उसमें आप इसकी खरीद बेच कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। एग्जाम में आएगा व्हाट इज आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, तो हमने देख लिया क्या क्या खरीद बेच सकते हैं आप उसमें। मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोल सकते हैं। इसके अलावा सोवरीन गोल्ड बॉन्ड, जो गोल्ड बॉन्ड्स भारत सरकार इशू कर रही है, उनको भी आप खरीद बेच सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो दैट इज आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम। क्वेश्चन आ सकता है इसमें किससे एसोसिएटेड है, सो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। इसके अलावा आरबीआई का एक और इनिशिएटिव था, अब तो ये बंद हो गया वैसे, दैट वाज जीसैप, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। सो ये भी आरबीआई का था। इसमें क्या कर रहा था आरबीआई, जितनी भी बैंकों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी
उसमें से काफी सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई इन अ फेज्ड मैनर बैंक से खरीद रहा था, और आरबीआई का टारगेट था कि हम 1 लाख करोड़ तक की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेंगे। खरीद के क्या होगा, अब आरबीआई उनसे सिक्योरिटी खरीद रही है, उसके बदले आरबीआई उन्हें क्या दे रही होगी, पैसा। तो बैंकों के हाथ में इससे क्या आ रहा था, पैसा। अब बैंकों के हाथ में पैसा आ रहा है तो वो अपने पास तो रखेंगे नहीं, वो लोगों को देंगे लोन की फॉर्म में। तो जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग शॉपिंग करेंगे, लोग शॉपिंग करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। सो ये बहुत ही, मैं एक क्रूड सेंस में आपको बता रहा हूँ। तो जीसैप का बेसिक आइडिया यही था कि आरबीआई वुड बी बाइंग बॉन्ड्स फ्रॉम द बैंक्स एंड पुटिंग कैश इन द हैंड्स ऑफ बैंक सो दैट कैश कैन हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। ये थोड़ा इसको मैं टेक्निकल भाषा में बोल दिया, वही चीज। आइडिया वही है, लोगों के हाथ में पैसा है, फिर वो शॉपिंग करे। दिवाली में अभी आप देखोगे धूमधाम से शॉपिंग होगी, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, जीसैप वाला हो गया। फाइनली वी हैव दिस एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन थे। रेपो रेट है जैसा ही था, बट इट वाज फॉर लॉन्ग टर्म। ऑपरेशन ट्विस्ट किसका था, ये भी पुराना हो चुका है। ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई के द्वारा किया गया था टू मैनेज जीसेक के इंटरेस्ट रेट। इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी उनकी यील्ड इंप्रूव करने के लिए, अब ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं तो यू कैन जस्ट मग अप, बिकॉज समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के जो गवर्नमेंट की जीसेक सिक्योरिटीज थी उनकी यील्ड इंप्रूव करने के लिए, और लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स है उनकी यील्ड रिड्यूस करने के लिए। जैसे किसी चीज को मोड़ दिया ना ऐसे, तो एक तरफ इन्होंने खरीदे और दूसरी तरफ वालों को इसको बेचा। शॉर्ट टर्म वालों को आरबीआई ने कहा कि अच्छा हमें ये शॉर्ट टर्म वाले बेचे आरबीआई ने, और लॉन्ग टर्म वाले खरीदे। तो लॉन्ग टर्म वालों को खरीदा और शॉर्ट टर्म वाले को बेचा, तो बेचने से यील्ड इंप्रूव हुई। तो लॉन्ग टर्म वालों को आरबीआई ने खरीदा, शॉर्ट टर्म वालों को बेचा, तो एक तरीके से मोड़ा ऐसे टू मैनेज इंटरेस्ट रेट बॉन्ड यील्ड्स। तो दैट वाज ऑपरेशन ट्विस्ट बाय आरबीआई। बस ये याद करना है, ऑपरेशन ट्विस्ट किसका था, आरबीआई का था। किसके लिए था, बॉन्ड यील्ड्स को मैनेज करने के लिए। ट्विस्ट में जैसे एक को बढ़ाते हैं दूसरे को घटाते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी हुआ था, ठीक है। नर्क हमने पहले कर चुके हैं पिछले प्रचंड में। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई। क्या करेगी, ये बेसिकली एनपीएस से डील करेगी। सो स्टार्टिंग विद इट वुड स्टार्ट विद अबाउट इनिशियली 89,000 करोड़ के जो 22 बैड लोन्स है उससे डील करेगी। इवेंचुअली जितने भी एनपीएस है सारे एनपीएस से यही डील करेगी और उनको मैनेज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। सो ओरिजिनली 89,000 के जितने भी एनपीएस है उससे डील करेगी। इवेंचुअली जितने भी एनपीएस है सब इसी के मध्य आ जाएंगे, ठीक है। ओके, कैसे मैनेज करेगी एंड ऑल ऑफ दैट वी वुड, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, मेटी प्लस महुआ का मिशन है। और वही कि अर्बन एरियाज में कैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। तो बहुत ही वाइड है, तो इसमें जो भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे लाइकली सारे स्टेटमेंट सही होंगे। अर्बन एरियाज में डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड मेटी का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, ठीक है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हमने कल देख लिया था, कौन कराता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसमें हमने ये देखा था, अच्छा इंडिया के चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया कौन है। वैसे तो पुराना करंट अफेयर्स है, बट बता दो हु इज द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। लेट्स सी कितने बच्चे जानते हैं। ओके, बताओ फटाफट फटाफट। यस, ओडिशा के हैं, हिंट दे रहा हूं। जी सामंता, बिल्कुल सही, ठीक है। सो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया जीपी सामंता, बिल्कुल सही। आगे बढ़े। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो दिस इज पीएलएफएस। किसने कराया, एनएसओ देख लिया। अब इसका डेटा नॉट इंपॉर्टेंट। एमएसएमई की डेफिनेशन,
तो एमएसएमई की अब जो डेफिनेशन है दैट इज दिस। अब एक कंपोजिट क्राइटेरिया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डिफाइन करने के लिए। देयर इज अ कंपोजिट क्राइटेरिया। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पहले अलग अलग डिफाइन होती थी, अब इनको ज्वाइंटली डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। सो माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होंगी जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। तो ये याद रखना है क्राइटेरिया, थोड़ा सा नंबर थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, माइक्रो वो होंगी जिनका 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ से कम टर्नओवर, ठीक है। अब ज्वाइंटली डिफाइंड है, पहले मैन्युफैक्चरिंग का अलग और सर्विसेज का अलग होता था, अब इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के बेसिस पे डिफाइंड है और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज का ज्वाइंट है, ठीक है। 1 करोड़, 5 करोड़, फिर इसमें जीरो जीरो ऐड कर दिया तो 10 करोड़ और 50 करोड़, फिर ट्वाइस कर दिया 20 करोड़ और 100 करोड़, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, 1 और 5 था, 10 और 50 हो गया, फिर 20 और 100 हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे, ऐसे ही जुगाड़ बनाने हैं बेसिकली, इनमें जुगाड़बाजी करनी है। सो एक जीरो ऐड कर दिया, देन ट्वाइस कर दिया, ठीक है। तो 1 करोड़ एंड द अदर वी हैव इज 5 करोड़ फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। देन फॉर small enterprises it is 10 crore and 50 crore, and for last one we have 20 crores and 100 crores, ठीक है। सो बस यहाँ पे यही है कि एमएसएमई की डेफिनेशन किस बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, और अब एक ज्वाइंट डेफिनेशन है दोनों की, ठीक है। अब ये सब पुरानी स्कीम्स है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल ऑफ दिस डिटेल्स। जैसे एमएसएमई समाधान एक पुरानी स्कीम है, उसमें बेसिकली ये था कि कोई भी डिलेड पेमेंट्स का मामला है एमएसएमई का, तो उसको एक सेंट्रलाइज्ड समाधान पोर्टल के थ्रू सॉल्व कर लिया जाए। ये सब पुरानी स्कीम से एमएसएमई से रिलेटेड। तो कभी स्कीम की क्लास कहीं करी हो तो आपने वहां किया, अदरवाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेट स्मार्ट सिटीज किसके अंदर इनिशिएटिव है? फ्रेट स्मार्ट सिटीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है। फ्रेट स्मार्ट सिटीज इज एन इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेसिक आइडिया क्या है कि जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट है उसको कैसे हम मोर एफिशिएंट बना सके, उससे रिलेटेड है। फ्रेट मतलब यही जो मालगाड़ी जो जाती है, वो जो फ्रेट है उसको कैसे स्मार्टली मूव किया जा सके इन स्मार्ट सिटीज। तो फ्रेट स्मार्ट सिटीज किसका है इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का नहीं है, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अर्बन एरियाज में कैसे माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए, सो दैट इज देयर। शिपिंग इंडस्ट्री वाले में कुछ खास है नहीं। ओके, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड इज एसेंशियली, देयर वाज दिस, इंडिया में जो भी माइनिंग होती है, उस माइनिंग के बाद उस एरिया में जो भी माइनिंग से रॉयल्टी कलेक्ट होती है, तो उस रॉयल्टी का एक पार्ट उस एरिया की जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है उसमें जाता है, ताकि उसके पैसे की मदद से फिर उस डिस्ट्रिक्ट के वेलफेयर के लिए कुछ चीज की जा सके। दिस इज डन अंडर द प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ठीक है। सो अब ऐसा हुआ है कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, इसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी कैसे यूज होना है, रादर देन लोकल पीपल। तो इसको लेके काफी ह्यू एंड क्राई चल रही है। बस अपने को ये पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड क्या है, ठीक है। सो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना होती है, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाई जाती है और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में पैसा आता है। उस एरिया में जो भी माइनिंग प्रोजेक्ट होता है उससे कुछ रॉयल्टी इसके पास जाती है, जिससे उस एरिया में हाई प्रायोरिटी एरियाज में लाइक वाटर, हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, इन सब पे काम किया जाता है, ठीक है। सो अब, और ये किस एक्ट के अंदर काम चलता है? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2015 के अंदर। सो अब ऐसा बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे खुद पैसे पे नजर गड़ाई हुई है और अपने पास पैसा मारने की कोशिश कर रही है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। ये सिक्योरिटी वाला टॉपिक आप कल करेंगे, अदरवाइज आप लोग ऑलरेडी जितने बचे उतने भी नहीं बचोगे। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर बीइंग इन द क्लास। आई होप आपको कुछ काम का चीज सीखने को मिली हो, यू बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस क्लास। If you found it useful, I would urge you to please join the Telegram channel at @ssb_success, because this class happens daily at 9:30 p.m. and it would go on for a few more days. We are targeting 7 days में पूरा करंट अफेयर्स आने वाले एग्जाम्स का कवर करना। सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ पर्सनल डाउट है, आप कुछ मुझसे बात करना चाहते हैं, वो भी यू कैन ऑल्सो डू एट टेलीग्राम। जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल at @ssb_success। सो आज हमने लगभग मोर देन 60% ऑफ जुलाई वी हैव आल्सो डन।
आई होप यू एंजॉयड द क्लास. अगर मजा आया तो प्लीज शेयर द क्लास विथ योर फ्रेंड्स. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. मिलते हैं जल्दी. टिल देन बाय बाय. जय हिंद. गुड नाइट.